मेरे पिताजी मेरे जन्म के 1 महीने कुछ दिन बाद में ही चले गए। 30 साल उम्र थी उनकी उस समय। और परिवार उस समय पहले ही संकट से जूझ रहा था। मेरे पिताजी, मेरे दादा के 4 बेटे थे। अच्छा जी। चारों ही उनके सामने चले गए। लावणी का टाइम होता था तो सुबह माँ कहती थी भाई अभी सुबह सुबह नहा लो और नहा के जाओ स्कूल में, थैले ले जाओ और 2-2 फेर उतारो स्कूल से फिर? और स्कूल से सीधे घर ना, खेत से सीधे स्कूल चले जाना। जो सीआईडी है ना, इसको पता नहीं कैसे भनक हुआ। मुख्यमंत्री जी थे हुड्डा साहब। अच्छा। हुड्डा साहब को बता दिया कि ये छोड़ने वाले हैं जी। ये नौकरी छोड़ेगा। आते ही घुसते ही मेरे पर नजर पड़ते ही मेरे को कहने लगा भाई इधर आ, और मेरे को एक कोने में ले गए और ऐसे बाजू ऐसे मेरे क्लोज करके मेरी गर्दन को बिल्कुल, और मेरे कान में कहने लगा कि मेरी सीआईडी कहती है तू चुनाव लड़ेगा, सच सच बता। कहला नौकरी मत छोड़, मैं कांग्रेस की टिकट में दे दूंगा तेरे को। अच्छा, प्रॉमिस? हाँ, और चुनाव से बिल्कुल पहले छोड़ देना। एक्चुअली बेसिकली मैंने नौकरी छोड़ी थी वो चौटाला साहब के एश्योरेंस में छोड़ी थी। टिकटें दी तो उन्होंने मेरे को बुला के कह दिया कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। नांगल चौधरी से मैं आपको टिकट, नारनूल नांगल चौधरी दोनों जगह से मना कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल उस टाइम एक तरह से ना कि मैंने कहा नौकरी छोड़ी, कुछ नहीं निकला। सर्टिफिकेट मिला और लोग जब चले गए तो मैं रात को ही वहाँ से चला। मैंने राव साहब को वादा किया था मिल के आऊँगा। मैं गया तो नमस्ते की जाके तो कहने लगे बैठना बाद में, पहले टीवी वाले बैठे उनको बाइट दे के आने। गया बाहर, वो टीवी वालों ने पूछा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बनाओगे। मैंने कहा राविंदरजीत सिंह हमारे हरियाणा के। अच्छा अच्छा। मीटिंग शुरू हुई और जब माननीय मनोहर लाल जी का नाम आया 2 मिनट में फैसला हो गया। हाँ, फैसला हो गया। तो ये 3-4 एमएलए जो उनका भी हम राविंदरजीत सिंह का। अच्छा, सिर्फ 4 एमएलए? हाँ, तो पूरे 47 में से? हाँ जी, हाँ जी। वंशज तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनकी वारिश है पॉलिटिकल, और इसलिए इनका अपना एक स्थान है, इनकी इज्जत है। लेकिन जो ये मिथ बना रखी है कि जिसको हरा दें वो हरा दें, जिसको जिता दें जिता दें, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। आम तौर पे ये है कि भाई राविंदरजीत सिंह ने हरा दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानते इसको? मैं नहीं मानता इस बात को। इसलिए नहीं मानता कि राव साहब ने तो 2019 में चुनाव से डिक्लेयर होने के महीने 20 दिन पहले ही मेरे हल्के के हसनपुर गांव में रैली करके आए थे, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ। चुनाव के बाद में 1-2 दिन बाद में, काउंटिंग से पहले दिन, राव साहब को मेरे पास फोन आया शाम को कुछ 6 बजे के लगभग। कहने लगा वैसे यार बाकी तो सारे जीत रहे हैं, आप वाले के बारे में डाउट है। मैंने कहा नहीं सर मैं जीतूंगा। राविंदरजीत सिंह का? मैंने कहा सर जीतूंगा। फिर कैसे जीतोगे, अहिर वोट याद है ज़्यादा बाहर गए बताए। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अटेली का विधानसभा का, उनका खुद का लोकसभा का, आखिरी राउंडों में जाके स्थिति संभली है। मेरा फॉल्ट तो ये है कि मैं इस कॉलेज को बनाने में मैंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। ये आपका ब्रेन चाइल्ड है? बिल्कुल, मतलब मैंने पहली बार इस कॉलेज के लिए जो डिमांड की थी। आप अगर अहिरवाल की राजनीति को देखोगे ना तो पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं। नक्सल में मैं बताऊं, आप हो सकता है मेरी बात कुछ ज्यादा लगे। हमारे माननीय राव साहब है ना, इनमें अहिरों में से इनकी इच्छा के खिलाफ सरपंच और नंबरदार बनते तो बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा जी। इससे ऊपर कोई अहिर इनकी इच्छा के खिलाफ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी रहे हैं और उससे पहले एक किसान रहे हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी आजकल फुर्सत में हैं क्योंकि राजनीति समय नहीं देती किसी को, लेकिन फुर्सत में आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे अहिरवाल की पॉलिटिक्स के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र जी। पहले आपको फ़ोन करते थे या बात होती थी तो व्यस्तता ही रहती थी, तो मैं सोचा अब डॉक्टर साहब थोड़े फुर्सत में हैं, अब बात करते हैं। नहीं, फुर्सत में भी हूँ और वैसे भी हल्का भी हूँ। मतलब दिमाग में भी कम वजन होता है आजकल, चिंताएं कम होती हैं, तो आजकल लाइट रहता हूँ। तो क्या शेड्यूल रहते हैं आपके अब? शेड्यूल तो यही है कि सुबह जिस दिन घर रहते हैं उस दिन सुबह लोग आ जाते हैं मिलने वाले, तो अभी भी लोगों के काम हम तो करते रहना पड़ता है। फिर अपने हल्के में भी खुशी गमी में लोगों से मिलते रहते हैं।
तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है समय बिताने वाली, समय बड़े आराम से शेड्यूल वैसे अच्छा निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है। अच्छा, जैसे आपने 3 लाइफ जी हैं। एक लाइफ आपकी वो है जब आप मेरे ख्याल से खेतों में हल जोतते थे, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत छोटी उम्र में आप देहांत हो गया था। एक फिर आपकी लाइफ होगी अधिकारी वाली, और एक फिर पॉलिटिक्स वाली। तो टोटल 3 फेज हैं आपकी लाइफ के। हाँ, एक टीचिंग का भी है बीच में तो। हाँ, टीचिंग का भी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, चूँकि आप फुर्सत से ही हैं और बात ही करना है, तो एक बार आप अपना जो पहला फेज है उसके बारे में बताइए। देखिए क्योंकि धर्मेंद्र, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल पे आज भी आपकी माँ का साथ आपका फोटो है। देखिए धर्मेंद्र जी, माँ तो मेरे लिए शक्ति है अभी भी, वो मैं उन्हीं से डरा करता हूँ। और दुर्भाग्यवश दुनिया में मेरा जब यहाँ आना हुआ, उसके कुछ दिन बाद में ही परिवार पे एक बहुत बड़ा संकट आया। मेरे पिताजी मेरे जन्म के 1 महीने कुछ दिन बाद में ही चले गए। 30 साल उम्र थी उनकी उस समय, और परिवार उस समय पहले ही संकट से जूझ रहा था। मेरे पिताजी, मेरे दादा के 4 बेटे थे। अच्छा जी। चारों ही उनके सामने चले गए, आंखों के सामने ही? उनकी आंखों के सामने चले गए। लास्ट मेरे फादर थे। ये बड़ी विपदा है। हाँ, और मैं 1 महीने कुछ दिन का था। बड़े भाई जो हैं वो 1.5 साल से कुछ ज़्यादा दिन के थे। उनसे 2 साल बड़ी सिस्टर हैं, 3 बहन भाई थे। तो उनके 4 साल बाद में दादाजी चले गए। अच्छा, अभी 4 बच्चे चले गए। हाँ, तो उसके बाद में तो हम परिवार में कुछ दिन, एक हमारी ताई जो हमारे बड़े ताऊ जी थे, उनकी विधवा थी हमारी ताई, वो भी मेरे दादाजी के लगभग उन्हीं दिनों में वो भी चले गए। तो हम फिर तीनों छोटे छोटे बच्चे, मेरी माँ और मेरी दादी, ये हमारे परिवार का परिवार बच गए। पर उस जमाने में रिश्तेदार मदद बहुत करते थे। मेरी बुआ ने अपने बेटे को उनके बच्चों समेत भेज दिया। 10 साल हमारे घर छोड़ा, और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने मतलब हमारी खेती बाड़ी सब कुछ हमने संभाला। बस एक उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये था कि बहुत, हम ये तो नहीं कह सकते बहुत अमीर थे हम, लेकिन गांव के हिसाब से हमारी परिवार की ठीक ठाक हालत थी। अच्छे परिवार में जमीन भी ठीक रही। जमीन भी ठीक थी, और 2 बैल, बड़े अच्छे बैल रखती थी मेरी माँ। तो फिर खेती संभाल ली। जब मैं 6वीं में पढ़ता था तब वो चले गए थे भाई साहब वापस उनके गांव, बुआ के बेटे थे। अच्छा। तो मुझे याद है 8वीं क्लास में था तब मैंने हल चलाना शुरू कर दिया था। और सुबह शाम छुट्टी के दिन बैलों का पूरे दिन हल चलाता था मैं। और धर्मेंद्र जी, मेरे ख्याल से जब मैं वापस देखता हूँ तो हमें जो आत्मविश्वास, जो स्वाभिमान जो मिला, वो माँ ने दिया। उन्होंने मेहनत करनी सिखाई। मतलब मुझे याद है वो दिन भी, जब लावणी का टाइम होता था तो सुबह माँ कहती थी, भाई अभी सुबह सुबह नहा लो और नहा के जाओ स्कूल में, थैले ले जाओ और 2-2 फेर उतारो स्कूल से फिर। और स्कूल से सीधे घर ना, खेत से सीधे स्कूल चले जाना। और एक पगडंडी होती थी स्कूल को सीधी जाती थी, एक किला लाइन जो होती थी। तो पहली घंटी बजती तो स्कूल नज़दीक ही था, पहली घंटी बजती तो अपना उठा के थैले, तीनों बहन भाई, मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी, स्कूल में जाते थे, प्रेयर तक के टाइम पे पहुंच जाते थे। तो बड़ी मेहनत की थी, तो अच्छा टाइम था। मैं तो अब जब मैं वापस देखता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि वो टाइम मुश्किल था, ठीक है, मेहनत का था। तब लगभग लोगों की जिंदगी यही होती थी। मतलब गांव का हरा बच्चा ही करता था काम तो, लेकिन हमारी बाई ऑफ कंपेल्सन करते थे, हमारी मजबूरी थी। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब, जब नया नया अढ़ाइया होता है ना, तो वो बैलों को भी आराम नहीं देता है ना। मैं बताऊं धर्मेंद्र जी, क्योंकि समय थोड़ा होता है। मेरे पास तो विशेष की थी, जैसे मैं 2 बजे के लगभग बैलों को लेकर खेत में जाता था। और टारगेट ये होता था कि आधा एकड़ जमीन जोत के आनी है। तो दिन छिपे के बाद तक भी लगे रहते थे, और बड़ा ही टोकता था। और मुझे याद है कि हमारे ताऊ लगते आगे से आ रहे थे। एक दिन मैं स्पीड से चला रखे बैलों को। जब तेज चलते हैं तो मुंह में बैलों के झाग आ जाते हैं। तो और बैल का स्वभाव होता था, दिन छिपते ही तो एक बार मतलब ना घर की तरफ रस्से खींचता था, 2-4 बार झटक दो, फिर उसके बाद में
रह जाते। तो खैर उन्होंने मेरे को धमका के कहा लेकिन वो छोड़ बहुत देर होगी। अच्छा। तो बड़े अच्छे अनुभव थे वो, अच्छा टाइम था। फिर पढ़ते पढ़ते घर के काम करते करते पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। उस ज़माने में अब की तरह 90-95% तो आते नहीं थे, 97% तो आते नहीं थे। फर्स्ट डिवीजन बड़ी बात फर्स्ट होती डिवीजन थी। बड़ी थी उस टाइम। 4 फर्स्ट डिवीजन थी स्कूल में, मेरी सेकंड पोजीशन थी अच्छा। मैट्रिक में। हमारे लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था अकबरपुर, मैट्रिक में। फिर इंग्लिश में ऑनर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर एमए इंग्लिश किया कुरुक्षेत्र से। देन वहाँ से एमए इंग्लिश करने के बाद में नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिल गई। 6 साल पढ़ाया गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा जी। फिर एचसीएस में सिलेक्शन हो गया। कौन से साल में आए आप एचसीएस में? मैं 86 फरवरी में ज्वाइन किया था। 86 में। 18 फरवरी को ज्वाइन किया मैं 3 साल का था तब। नहीं, काफ़ी अर्सा। और आईएएस में कब आए आप? मेरा प्रमोशन हुआ था मेरे ख्याल से 2009 के लगभग। ना के लगभग। और फिर पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताओ आप एक बार। देखो, अगर ईमानदारी से पूछो तो मेरा जो बचपन था ना, खेती से जैसे जुड़ा रहा, तो मुझे खेतों से, जमींदारी से बड़ा प्यार हो गया था, लगाव हो गया था। अच्छा। नौकरी में रहते हुए भी मैं हमेशा अपने यहाँ का ध्यान रखते थे, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि नांगल चौधरी हल्का ही नहीं, महेंद्र के बहुत बड़े हिस्से में, क्योंकि डार्क जोन में था, पानी लगभग खत्म प्राय हो गया था। बहुत चिंताएं थी इसको। और 2-2 हज़ार फीट बोरिंग पे भी पानी नहीं था। और मेरे दिमाग में समाऊ एक बात चलती थी कि यार ये इसका किया जा सकता है, कुछ हो नहीं रहा, कर नहीं रहे। क्योंकि आमतौर पे चुनाव के टाइम ना SYL का नारा लगता था। हाँ। हर पार्टी नारा देती थी कि SYL लाएंगे, SYL लाएंगे। आज तक तो आई नहीं। मुझे जो बाद में मैंने उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट भी किया, मुझे ये लगता था कि SYL के बगैर भी पानी में सुधार किया जा सकता है। और जब मैं कंफर्म हो गया कि मैं कर सकता हूँ, तो इधर से बच्चे परिवार के ना सारे ही लगभग नौकरी में आ गए थे, ऑफिसर्स थे मोस्टली। तो फरीदाबाद मेरी पोस्टिंग थी, लास्ट पोस्टिंग। हाँ। तो मेरा भतीजा भी यशपाल, जो आजकल सीएम साहब के यहाँ डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यशपाल वहाँ SDM था। और एक मेरी भाणजी है बड़ी, सनेलता, ज्वाइंट TTC है वो, तो DTC थी। तो एक दिन शाम को बच्चे आ जाते थे दोनों मेरे पास। तो एक दिन हम तीनों बैठे थे, तो ये मेरे को कहने लगे कि नौकरी करने वाले तो बहुत हो गया, मैं और कुछ करना चाहूँ तो कर लो। अभी दाल रोटियां संकट नहीं हाँ। है। तो मुझे भी था कि अब सब कुछ ठीक है। तो फिर मैंने मन में सोची क्या, मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। जो CID है ना, इसको पता नहीं कैसे भनक हुआ। मुख्यमंत्री जी थे हुड्डा साहब। अच्छा। हुड्डा साहब को बता दिया कि ये छोड़ने वाले हैं जी, ये नौकरी छोड़ेगा। तो सितंबर के लगभग मेरे ख्याल से वहाँ ये जो मंत्री होते थे, लेबर मिनिस्टर फरीदाबाद के, उनके यहाँ एक रैली थी। तो रैली खत्म होने के बाद में चाय थी उनके घर। तो उनके रेजिडेंस पे मैं और बलराज सिंह DC होते थे वहाँ, और मिस्टर जी अर्शेंद्र चावला जी हैं, वो CPA होते थे जी। एक पत्रकार वहाँ बैठे थे, एक और पॉलिटिकल आदमी बैठे थे। हम उनके ड्राइंग रूम में CM साहब की वेट कर रहे थे, हम एडवांस में आ गए थे। जो ही वो आए अंदर, आते ही घुसते ही मेरे पर नज़र पड़ते ही मेरे को कहने लगा, अबे इधर आ। और मेरे को एक कोने में ले गए और ऐसे बाजू ऐसे मेरे क्लोज करके मेरी गर्दन को बिल्कुल, और मेरे कान में कहने लगा कि मेरी CID कहती है तू चुनाव लड़ेगा, सच सच बता। तो मैंने हंस के बोला, मैं कहा जी अब थोड़ी ना, तो फिर फुर्सत में बताएंगे। क्या फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं गया वहाँ। तो मैंने कहा जी जो आप कह रहे हो तो ठीक है कह रहे हो। कहले नौकरी छोड़ेगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। कहले नौकरी मत छोड़, मैं कांग्रेसी टिकट में दे दूंगा तेरे को। अच्छा, प्रॉमिस? हाँ। और चुनाव से बिल्कुल पहले छोड़ देना। बिलीव नहीं, मैंने उनको, अब भी मेरे को कई बार कहते हैं
कि तू शरारती है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर थारी जीत तक नहीं हो गए। हैं 14 की बात है ये? मैंने कहा थारी जीतते को ना, बोले किसकी जीतेगी? मेरी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी नहीं जीतेगी। फिर बोला कौन सी पार्टी से लड़ेगा? मुझे जो आपको ये पता है मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ये भी पता है कौन सी लड़ूंगा। कह रहे नहीं भाई। फिर वो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, फिर मैंने नोटिस दे दिया वहाँ जाते छोड़ दिया। तो तब तक बीजेपी से कोई बात नहीं हुई थी ना, आपकी? एक्चुअली बेसिकली मैंने नौकरी छोड़ी थी वो चौटाला साहब के एश्योरेंस पे छोड़ी थी। अच्छा। मेरे को ना चौटाला साहब एज ऑफिसर बहुत लाइक करते थे, बड़े प्यार करते थे, और मैं भी बहुत इम्प्रेस था उनसे। ओम प्रकाश चौटाला जी? हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि कहीं से लड़ लेना आप। अपनी है टिकट? हाँ। उन्होंने कौन सा हाईकमान से पूछना है? तो मैंने छोड़ दी नौकरी। मैं 4 महीने रहा उनके साथ। फिर उन्होंने जब टिकटें दी तो उन्होंने मेरे को बुला के कह दिया कि भाई मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। नांगल चौधरी से मैं आपको टिकट? नारनूल लांगल चौधरी दोनों जगह से मना कर दिया। ओके। तो मैं तो बिल्कुल उस टाइम एक तरह से ना कि मैंने कहा यार नौकरी भी छोड़ी, कुछ नहीं निकला। तो मैं एक बात मानता हूँ धर्मेंद्र जी, आपके इरादे नेक हो ना, आप किसी अच्छे काम के लिए काम आगे बढ़े तो नेचर आपकी मदद करती है। हाँ, वो एक डायलॉग भी है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। मतलब वो बात सत्य है। 4 अगस्त को मैं चौटाला साहब से मेदांता में मैं अपनी जो दिल की भावनाएं थी वो निकाल के उनके सामने मैं आ रहा, तो कृष्णपाल जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी? कृष्णपाल जी से, ये जो मेरा भतीजा है ये एसडीएम था यहाँ रेवाड़ी। तो इसने मेरे को फ़ोन किया, इसको कहीं पता लगा मैं गया था, ये तो पता था परेशान है। तो मेरे को लगा चाचा इधर आ जाओ। मैंने कहा यार ना मैं घर जा रहा हूँ। वो कहने लगे कृष्णपाल जी आ रहे हैं नारनौल से। तो मैंने एक बार मुलाकात कर लो। उनसे चाय के लिए मैंने कहा है, वो आ रहे हैं। तो कृष्णपाल जी से मेरे पुराने रिलेशंस रहे हैं। वो मैं जॉइंट कमिश्नर था फरीदाबाद, तो म्यूनिसिपल पार्षद होते थे उस टाइम के। वो उनके बारे में एक कहावत भी है। हाँ जी। कि वो दोस्तों के दोस्त हैं बहुत बड़े। ना जब बोलोगे मैं तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। हाँ, तो वो जो मतलब उनका अलग लेवल है राजनीति का। हाँ। तो हमारी मुलाकात हुई और मेरे को कहने लगे कि मैं कह रहा था ना भाई साहब ऐसे मत करो आप। मैंने कहा जी भाई साहब हो गया। अब तो क्या किया जा सकता है। खैर वो उन्होंने वहीं खड़े कहने लगे मैं करता हूँ। अच्छा। और उन्होंने डॉक्टर अनिल जैन जी जो सह प्रभारी होते हैं उनका नंबर मिलाया और हमारी मुलाकात फिक्स करवा दी। देन बढ़ गई आगे बात, टिकट मिल गई। स्वामी रामदेव जी ने फिर बाद में एंड में किया अपने आप। अच्छा। हाँ, रामदेव जी का योगदान हाँ, है इसमें? बहुत बड़ा योगदान। मतलब तो मतलब कहने का मतलब है कि जब सितारे ठीक होते हैं ना तो आपको कुछ करना चीजें लाइन में अपने आप लगती चली जाती हैं, है ना? और उन एडवर्स हालातों में मेरे को, मैं नांगल चौधरी हल्के के 2/3 गाँव के नाम भी ढंग से नहीं जानता था। पहली बार चुनाव लड़ते हैं। हल्का भी तो बहुत बड़ा है आपका। और मेरे को नहीं जानते थे लोग। लेकिन हवा थी ना 14 में तो। हाँ नहीं, पार्टी की हवा थी। पार्टी की। और तो 2014 में एमएलए बन गए। और जब धर्मेंद्र जी मेरे दिमाग में अभी भी वो बात है कि मुझे कुदरत ने राजनीति करने के लिए नहीं भेजा है। तो मैं तो डे 1 से लग गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की। अगेन मैं कह रहा हूँ जब हालातें ठीक होती हैं, परमात्मा को करवाना होता है तो रास्ता अपने आप बनाता है। तब खूब मैं तब हरिभूमि में था, मुझे अच्छे से याद है। अब नांगल चौधरी से कोई खबर आती पानी से संबंधित हुआ करती थी। नहीं, वो वहाँ था ही मेन मुद्दा है। मतलब फागुन के महीने में, मतलब फरवरी के लगभग, पड़ोसी जो अटेली के बहरोड के इधर जो पड़ोस में जब पानी था वहाँ जमींदार तूड़ी और गेहूं बुक करवाते थे। हमारे दे दिए वही रिश्तेदारों को इतनी तूड़ी हमारे लिए रख लेना, इतना गेहूं ना मिल रहा। तो मैं अगेन फिर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने ना स्टडी ग्रुप्स बनाए एक। अच्छा जी। 7-7, 8-8 एमएलए के ग्रुप बना के और एक डिपार्टमेंट दिया कि भाई इस डिपार्टमेंट की स्टडी करके मुझे बताओ इसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, बदलाव हो सकता है।
उनका एक एक कन्वीनर बनाया, एक एमएलए को, बाकी वो मेंबर्स बनाए। तो लकीली मेरे को इरिगेशन डिपार्टमेंट दे दिया। का स्टडी ग्रुप में मेरे को कन्वीनर बना दिया। मैंने क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ उस बैकग्राउंड से मतलब सीरियसली काम करने की आदत भी रहती है। तो मैंने जो बाकी मेंबर्स थे उनसे कहा कि भाई चलो एक दिन इसकी कैनाल सिस्टम को पहले देखते हैं अपने आंखों से। तो कुछ लोगों ने कहा कि जी टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। महिपाल जी जो है डांडा जी, डांडा जी अब जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि अभय सिंह जी मैं चलूँगा आपके साथ। अच्छा, हम दोनों जी रात को हथिनीकुंड बैराज पे रेस्ट हाउस में गए वारू के। एक चीफ इंजीनियर हमने लिया साथ, एक एक्शन था, वो चीफ इंजीनियर मिस्टर जगमोहन करके एक चीफ इंजीनियर थे। वहाँ से शुरू किया, नहर की कच्ची पटरी से हमने अपनी कार में एक दिन पूरे दिन रोहतक पहुँचे, पूरा दिन लगा के साथ आते गए। ये वेस्टर्न चबना कैनाल के साथ साथ। अच्छा, और उसकी जहाँ जहाँ हमें लगा कि नोट करने के पॉइंट्स थे, एक हमारा ही लड़का था साथ, हमारे गांव का परिवार का, उसके पास इसका वीडियो और ये कैमरा था। तो उसको जहाँ थी वहाँ मैं कहता कि भाई इसकी एक वीडियोग्राफी बना लो। रोहतक रात को कैनाल रेस्ट हाउस में रोहतक रुके आपका ये जो है। और सुबह महिपाल जी तो कहने लगे मेरे को तो काम है, मैं जा रहा हूँ पानीपत। वो पानीपत चले गए थे। अगले दिन मैं फिर नारनौल तक मैं अकेले देखा। फिर एक दिन पंजाब बॉर्डर पे से, वहाँ से जहाँ ये नरवना ब्रांच जहाँ से ओरिजिनेट होती है पंजाब में, अंदर पंजाब से, वहाँ तब भी डांडा सब साथ ना, तब मैं अकेला था। मैं और वो जगमोहन जी चीफ इंजीनियर। तो वहाँ से हमने शुरू किया। और ये नरवना ब्रांच के साथ साथ शाम को 5-5:30 बजे के लगभग कुरुक्षेत्र बुढ़ेड़ा पे आगे। तो सारा सिस्टम को समझा। फिर मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी को। लगभग 1-1.5 घंटा लगा। सारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स थे, माननीय रामविलास जी भी थे, और घनश्याम जी सराफ उस टाइम ये पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थे। तो मैंने बेसिकली उनमें रिपोर्ट में मैंने ये कहा कि देखिए ये अपना SYL तो जब आएगी, यमुना में लगभग 3 महीने पानी की कोई कमी नहीं रहती। वेस्टर्न जमुना कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाओ और 3 महीने मैक्सिमम पानी जितना लाए हो सके उतना ले लो। ये भिवानी और महेंद्रगढ़ वगैरह, रेवाड़ी वगैरह सूखे इलाकों में जोड़ तालाब भर दें। और नारनौल में जो नदियां हमारे पास 2, कृष्णावती, दोहा नदी, मैंने कहा इन नदियों में पानी डालें हम। वो सूखी पड़ी थी तब तो काफी साल से पानी नहीं आया था। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, कोई मेरी साइंस की बैकग्राउंड नहीं है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। ज्योग्राफी मदद करती है तो मेरे दिमाग में थी कि एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आइडिया जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो ये था कि जब ये नदियाँ दोनों चलती थी तो हमारा पूरा इलाका सरसब्ज था, इतना ऊपर पानी था। मुझे याद है बचपन में मैं बारात में गया था, वहाँ एक गांव में, ये नारनौल के पास ही गांव है बीगोपुर, वहाँ कुओं में लड़के छलांग लगा के नहा रहे थे। अच्छा। और वो लकड़ी सी काट रखी थी, उस पर उसको पकड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ, मैं भी एक बारात में गया था ऐसे ही, मतलब कुएं में। हाँ, तो मतलब मेरे को वो टाइम याद था। तो मेरे दिमाग में बात थी कि अगर नदियों के थ्रू ही ट्राई किया जाए तो वो दोबारा रिजल्ट्स आ सकते हैं। दूसरा, एक हजारों साल तक नदियों में पानी नीचे जाता रहा है, परकोलेट नीचे पानी होता रहा है। तो एक रास्ता बना हुआ था कि वहाँ पानी डालोगे तो पानी में आपको रिचार्ज बोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नदी में पानी डालोगे नीचे चला जाएगा। पानी अपना रास्ता भूलता भी नहीं है। हाँ, तो उसका इस वेस्टर्न जमुना कैनाल में मैंने उसमें एक दूसरी बात ही कही थी। आप जब हथनीकुंड बैराज से लेके नारनौल यहाँ तक सालावास तक पैरेलल कैनाल है किसी न किसी नाम से। अच्छा जी। वो जो ऊपर वो एक हाइडल चैनल है, फिर नीचे सालावास के आसपास देखा है, तो एक चैनल देखा है। नहीं, चैनल तो यहाँ तो है, मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ। अच्छा। हथनीकुंड बैराज से चलोगे तो आइडल चैनल एक पैरेलल बना हुआ है। देन 20 किलोमीटर का गैप है हमीदा और इसके बीच में एक हेड है दादूपुर।
दादूपुर और हमीदा के बीच में गैप है 20 किलोमीटर का, सिंगल है वहाँ। बाकी सारी नीचे ये जो ऑगमेंटेशन कैनाल है, संवर्धन नहर कहते हैं, फिर दूसरी अलग अलग ब्रांच है, फिर दिल्ली पैरल, नीचे आके दिल्ली पैरल ब्रांच है, और फिर इधर इसे खोबड़ू से जब चलते हो तो ये बालोट ब्रांच आती है अब रोहतक के साथ, तो दोनों पैदल जा रहे हैं, सालावास तक जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी बीच का 20 किलोमीटर का टुकड़ा भी यहाँ भी एक नहर बना दी जाए तो ये दोनों डबल चल सकते हैं, दोनों नहरें पैरेलल चल सकते हैं, और उस पर काम भी शुरू हुआ है। उसकी जो मेरी रिकमेंडेशन थी, मुझे खुशी है कि थोड़े से दिन मौका मिला आपको? नहीं, उससे पहले उस पर काम उससे पहले हो गया था। मैं तो उस पर लगातार लगा, तैयार नहीं हुई अभी वो? नहीं, वो बाकी नीचे की नहरों का देख तो इसमें ये दिल्ली पैरेलल ब्रांच में शायद इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसटिविटी ले लिया तो वो डिले हो गया। बाकी सारी नहरों पे काम हो गया, ऑगमेंटेशन कैनाल पे भी उस पे हो गया। एक ऊपर जो पैरेलल थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सारी बता रहे थे, बन तो गई वो, पर वो कोलैप्स कर गई थी 1-2 बार। तो वो उसका भी मेरे ख्याल से हो रहा है। तो मैक्सिमम पानी अगर बारिश के टाइम हम जितना, यमुना में कोई कमी होती नहीं, वो उठा के और सूखे इलाकों में, वाटर बॉडीज में और जोड़ों में, नदियों में इनमें डाल दो तो हो जाएगा, पानी रिचार्ज होगा। तो मैं अपने महेंद्रगढ़ की बताता हूँ। दूसरा, मैंने एक शुरू में कहा था मनोहर लाल जी को, एंड देखिए मैं माने मनोहर लाल जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उनको एक बार कन्विंस कर दो कि भाई ये काम ऐसे ऐसे ये होता है कि इसके ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक बार अगर उनके दिमाग में जज की कन्विंस हो गए फिर वो कर देते थे, मतलब वो करने में देर नहीं लगाते थे। तो मैंने उनको कहा जी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम 20-25% कैपेसिटी पे चल रहा है। 1980 के दशक में मोटरें लगी थी और 2014 तक मोटरें बदली नहीं गई थी, पंप बदले नहीं गए थे। मैंने कहा अगर इनका सबका रिहेबिलिटेशन कर दो, ओवरहालिंग हो जाए तो बंसीलाल जी की देन है। नहीं, वो मैं तो एक बार विधानसभा में भी तब जब तो मतलब बंसीलाल जी का परिवार इसमें कांग्रेस में था, जब बीजेपी में नहीं था, इवन देन मैंने विधानसभा मेरी फर्स्ट स्पीच में मैं कभी भेजूंगा आपको। अच्छा, मैंने कहा था भलाओ चौधरी बंसीलाल जी का कि हमें लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम दिया इस इलाके को, नहीं तो इस इलाके में नहर का पानी का कोई क्या हुआ भूलना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए मैं कहता हूँ अच्छा काम किसी का भी हो, मतलब वन मस्ट अप्रिशिएट। किसी भी के भी अच्छे काम को की बढ़ाई करने में क्या लगता है, ठीक बात है। तो खैर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम 143 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, कैपेसिटी बढ़ा दी आप लोगों ने उसकी। फिर नहरों की कैपेसिटी 20 पे ही काम कर रहा था उस समय। किर्लोस्कर ग्रुप या किसकी एक स्टडी रिपोर्ट थी, मैंने देखी थी उस टाइम, तो 22-23% के लगभग पे चल रहा था। मतलब मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो जो पंप हाउसेज हैं उसमें वो जो पंप जब चलते थे वो वर्टिकल पंप्स हैं, उसमें ऐसे यूं फवारे उठते थे उसमें। वो जो उनके जो बिजली के जो कंट्रोल रूम्स होते हैं, नई मोटरें लग गई उनमें, सब में नए पंप्स लगे, तो उसमें टोटली पूरा महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में ना, उन दोनों का उस 143 करोड़ में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स थे, कवर हो गए थे। तो आफ्टर दैट पानी आना शुरू हो गया। अभी नदियों को, कृष्णावती, दोहन नदी हमारा दूसरा एक पैरेलल जो पॉजिटिव पॉइंट ये था कि नहर का जो सिस्टम है ना, नदियों के समानांतर है, पैरेलल है, जगह जगह पे इनको जुड़वा दिया। अब कभी आओगे दिखाऊंगा आपको, दोनों नदियां महेंद्रगढ़ जिले में उस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक कम से कम 30 जगह जुड़ी हुई हैं दोनों नदियां। अच्छा। नहर से कहीं ओपन ड्रेन से, कहीं पाइपलाइन से, और विद द रिजल्ट की नहर में जगह जगह बारिश के टाइम में भरा है पानी नहर में, इसमें नदी में, नदी के बेड में, तो उससे रिचार्जिंग बड़ी फास्ट हुई है। मतलब एक यहाँ महेंद्रगढ़ के पास देवनगर गांव है, वहाँ एक बांध बढ़वाया था हमने, पक्का बांध, क्योंकि ये एस्केप है वहाँ एक डेरोल एरिया के पास, उससे पानी जाता था, तो एक बांध बना दें तो कुछ पानी रुक जाएगा, कुछ उसके बाद में आगे चले जाएगा। तो मैं पीछे गया था एक दिन, उन्होंने गाँव में बुलाया था, ये महेंद्रगढ़ के विधायक जी भी, कंवर सिंह जी भी थे, तो 15 फीट पानी वहाँ गाँव वाले कह रहे थे, 15 फीट पानी है यहाँ खड़ा है। हाँ खड़ा है, आधा किलोमीटर के लगभग। और मैं एक दिन देख रहा था, वहाँ बड़ी बात है पानी, वीडियो देख रहा था, वो एक नाव, वो रबड़ की हवा भर के बनाते वो नाव, उसमें रबड़ वाली वो नाव डाल रखी थी, उसमें चला रहे थे कोई आदमी। अच्छा, तो ऐसे बहुत है आगे। अब इसके दूसरा एक बताऊँ, बहुत मतलब जो अनप्रेसिडेंटेड था, हमारे
मेरे हल्के के ना 3-4 गांव हैं, वो वहाँ नहर नहीं है, इस दोहान नदी के ऊपर है। राजस्थान बॉर्डर पे एक बदोपुर गांव है, वहाँ से ही 2-3 गांव हैं, उनमें नहर नहीं है और पानी वहाँ बहुत नीचे चला गया था। अच्छा जी। तो बदोपुर के 2 मास्टर जी थे रिटायर्ड, वो मेरे पास आए, बोले भाई अभय सिंह अब भी तू नहीं कर सकता तो फिर नहीं होगा, हमारा तो पानी का समाधान कर कुछ। तो मैंने दिमाग लगाया काफ़ी, क्या हो सकता है। Then एक दिन मैंने अपने मित्रों को मैंने कहा सैर करेंगे आज, सुबह की सैर आज वहाँ करेंगे वो दोहान नदी में। तो जब वहाँ एक भांखरी गांव पड़ता है, वहाँ का शमशान है, वहाँ तक तो हम गाड़ी में गए। वहाँ गाड़ी छोड़ के हम लगभग 7 किलोमीटर उस गांव के बॉर्डर तक नदी में सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि मैं ये देखने के लिए गया था कहीं लो लैंग डिप्रेशन है क्या जिसमें से एडवर्स, क्योंकि नदी राजस्थान से आती है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती उत्तर है, की तरफ। हमें पानी उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाना था, उल्टा। उल्टी गंगा बहानी थी तो यहाँ मेरे पे, हैं? को लगा एज ए लेमैन जो एस्टिमेट है, मुझे लगा कि यार खुदाई करने से जा सकता है पानी। तो मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, उनसे बात की, मैंने कहा यार ऐसे से इसको खोद दो उधर। क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे, उल्टा काम कर रहे थे। बट मेरे को मैं कन्विंस था कि हो सकता है। उन्होंने एक छोटा सा एस्टिमेट बनाया, खोद के फिर वो दोबारा मैंने कहा तो वैसे साहब कहने लगे जी देखो हम चार्जशीट हो जाएंगे, डिपार्टमेंट हमारे से पूछेगा कि भाई आपको पता है ग्रेडियंट उल्टा है, तो उल्टा पानी कैसे जा सकता है, क्यों पैसे वेस्ट किए। मैं कहा छोड़ो, मैंने सोचा ये नहीं करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन उन्होंने से कहा, उन्होंने थोड़ा सा काम किया। और तो अब दिमाग में जब आपके में एक सनक आ जाती है तो मैंने ये जो हमारे यहाँ माइंस का नांगल चौधरी में लीज चल रही है, मैंने एक लीज होल्डर को बुलाया माइंस वाले, मैंने यार इतना यहाँ से पत्थर बेच रहे हो, ले जा रहे हो, थोड़ा बहुत CSR भी कर दो, सामाजिक काम है। मैंने उसको बताया एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो मान गया। मैंने कहा भाई एक पोकलैंड मशीन दे दे विद डीजल और ड्राइवर 15 दिन के लिए। बोला जी ले लो। उन्हें भिजवा दी। मैंने एक लड़का सोशल वर्क टाइप करता है, उसको मैंने कहा यार इसको सुपरवाइज कर ले थोड़ा, तो हमारे कॉलेज में कर लेता हूँ। तो खुदवा दीजिए उल्टी फ्री में। फिर रह गया 2/3 काम हो गया, 1/3 के लगभग बच गया। फिर वो उनका फोन आया, कहने लगा जी बहुत हो गया, देखो 20-22 दिन हो गए, एक दिन का डीजल ये तो कई हजार रुपए का डीजल खाती है, मेरे बहुत नहीं है जितने। मैंने कहा यार चल छोड़, थैंक यू, मैं कहा ले जा तो इसको। फिर एक और को बुलाया, मैंने कहा यार उसने इतना कर दिया, तू ये कर दे। उसने भी कर दिया। उसको मैंने कहा 3 JCB तू फालतू दे, एक पोकलैंड में से नहीं, 3 JCB। तो उसको ड्रेसिंग करके प्रॉपरली कैनाल टाइप बना दिया उसको। और धर्मेंद्र जी मतलब मैं एक दिन में आपको उसी दौरान की बताता हूँ, एक शाम को रोजाना 6 बजे मैं नदी में जाता था देखने उसको। अच्छा। तो एक दिन मैं जा रहा तो 2-3 आदमी खड़े और मेरे को सुनाने के लिए कह रहे थे मेरे ख्याल से। बोला भाई ये सरकारी पैसा हजम करने का खेल है, बोला उल्टी गंगा के बहा करे। तो मुझे हंसी भी आई, फिर मैंने सोचा देखो चलो कोई बात नहीं। सब वो चलाई, एक लगभग 30-40 फीट गहरी बजरी की खान थी। उस खान में पहले शुरू में पानी चला है, तो 25 फीट पानी उस खान में भर गया। अच्छा। वो चला ना पानी, मतलब आखिर में जाके तो मेरे ख्याल से 20 फीट के लगभग खोदना पड़ा। और उसके बाद में एक और साइड में खान थी, उसको भर दिया। फिर मैं मीडिया को ले गया एक दिन, मैं कहा देखो तुम्हें सरप्राइज दिखाता हूँ ये। तो अभी भी चल रहा है पानी, और अब उन सारे गांवों में पानी, और केवल उन गांवों में नहीं, रिचार्ज हो गया ना पानी से। अब पानी को ये तो पता नहीं राजस्थान है हरियाणा है, अब राजस्थान के गांव बॉर्डर के पास बिल्कुल नजदीक है। तो 5-6 गांव हैं, उन सारे गांवों के पानी ऊपर आ गया, रिचार्ज हो गया उनका सेक्टर। और वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं वो लोग। तो पानी की जो असली कीमत है ना डॉक्टर साहब, वो मरुस्थल का आदमी समझ सकता है। नहीं जो उनको देखिए, एक ही जिन्होंने कभी पानी का भाव ही नहीं देखा, उनके लिए तो। धर्मेंद्र जी मैं बताऊं आपको, बाकी चीजें तो रोड सड़क बिजली वगैरह की तो आदमी कर सकता है, आज नहीं तो कल बन जाएगी। पानी तो रोज चाहिए। धरती का गया हुआ पानी वापस लाने की कल्पना नहीं थी।
आता भी नहीं जल्दी सी वो। मतलब लेकिन वो जस्ट एक आइडिया था और वो ट्राई किया और भगवान की दया से कामयाब हो गया। तो मैं तो उस टाइम से मेरी अभी कितना पानी चलता है उसमें? सब उसमें मेरे ख्याल से 60-62 क्यूसेक की उसकी कैपेसिटी है जो चैनल बना हुआ है। चैनल तो 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बिल्कुल नदी में जहाँ चैनल गिरता है वहाँ, एक आगे ले जाने के लिए पानी मैंने लगभग आधा किलोमीटर की एक लाइन पाइपलाइन वो बांध है अमीनपुर का, उसकी बांध की बाउंड्री के ऊपर से डलवा रखी है, तो आधा वहाँ जाता है। मेरे ख्याल से 30-35 क्यूसेक पानी तो उसमें जाता रहता है लगातार। फिर एक उसी नदी में वो दूसरी नहर है, उसकी टेल से एक पाइपलाइन जुड़वा दी वहाँ आगे, वो भी चल रही, तो दोनों पैरेलल चलती हैं। तो इस तरह की ना लगभग महेंद्र जिले में मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ नहर जाती है वहाँ पानी की कुओं में आज की तारीख में चिंता का विषय नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा। फिर अब जब मैं मिनिस्टर था तो 2 बड़ी लाइनें मैंने, ये अटेली हल्के के गांव हैं कुछ इधर, ये कन्ना रोड के पास, इनमें मेरे पास लोग कई बार मिलते थे कि जी पानी की यहाँ बड़ी नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की दूरी पे 2 लाइनें डलवाई मैंने। 55 करोड़ रुपए के लगभग का उनका एस्टिमेट था। एक मानपुरा गांव है अटेली हल्के में, वहाँ जा रही है एक लाइन, और एक राता कलां के पास, दोनों नदी में, इसमें कृष्णावती नदी का बेड है वो, उसमें जा रही। वो लगभग उन पे कंप्लीशन पे है। मेरे को भी पीछे 5-4 दिन पहले पूछा था, वो बता रहे थे ऑफिसर्स इरिगेशन के कि शायद एक तो इसमें से अभी इसी बरसात में शुरू कर दें हम। तो काफ़ी काम हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है आपको अपने काम से? मतलब मुझे ये लगता है कि जिस पर्पज़ के लिए मैंने आया था इधर, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, मेरा कोई दादा परदादा राजनीति में था ना, मुझे किसी विरासत की चिंता थी कि मुझे कोई आगे अपनी राजनीति को बढ़ाना है। तो सिंपली मुझे था कि मौका एक है, ये मौके को, और मैंने एक बार विधानसभा में भी कही थी ये बात, धर्मेंद्र जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति को लोग बदनाम कर रखे हैं। अगर कमिटमेंट से, पूरी प्रतिबद्धता से राजनीति की जाए ना, जनहित को ध्यान में रखते हुए, तो मैं कहता हूँ राजनीति से पवित्र धंधा नहीं है। इसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं काम करने की, ये जो काम है, मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सीनियर लेवल पे ही मालूम होता, हाँ, चाहे चीफ सेक्रेटरी कोई चीफ सेक्रेटरी भी ये काम इतना लंबा लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता, इतने लार्ज स्केल पे। तो इसलिए मुझे तसल्ली ये है कि आई हैव डन समथिंग। दूसरी, ये जो मैंने ना, जब मुझे चौटाला साहब ने टिकट से मना कर दिया, दूसरी तरफ कोई उम्मीद थी नहीं, वहाँ खुद ही मना करके आ रहे हो। तो मैंने 3-4 इश्तिहार हफ्ते में, हर हफ्ते में एक इश्तिहार डालता था अखबार में, खुद के लिखे हुए। हाँ, इश्तिहार छपवा के प्रेस से अखबार में डलवा के और भेजता था, क्योंकि ऐड छुपाना थोड़ा महंगा काम है। हाँ, वो महंगा था। तो मैंने 4-5 था, मैंने वो बेसिकली मैंने सोचा कि यार तू तो अब तेरा तो होलिया जो होना था, कम से कम लोगों की बताऊं सही, ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को एक हाईलाइट तो करें, कम से कम जो भी हो गया वो कम से उधर तो ध्यान तो देगा। तो मैंने पहला तो ये कहा था कि भाई लिफ्ट इरिगेशन की ओवरऑलिंग करके और फालतू पानी को लाके यहाँ डाला जाए, रिचार्जिंग की जाए। मेरे पास अभी पड़े, मैं भूल गया लाना, नहीं तो मैं दिखाता आपको, उसका नमूना पड़ा है मेरे पास। दूसरा मैंने कहा था कि भाई इस जिले में मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। जयपुर जाते हैं पेशेंट्स, रास्ते में मरते आधे, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा था कि नारनौल से ना कहीं भी 4 लेन रोड, कोई सड़क नहीं है और कनेक्टिविटी फास्ट नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक मैंने कहा कि 4 लेन रोड, जब तो मैंने लिखा था कि रेवाड़ी नारनौल रोड 4 लेनिंग होना चाहिए। और एक मैंने कहा था कि इंडस्ट्री यहाँ एक कोई मदर यूनिट अगर आ जाए, हाँ, जैसे हिसार में एक जिंदल है, तो हिसार में जिंदल है, गुड़गांव में मारुति आई थी, तो ये इलाका विकसित हो सकता है, क्योंकि नीमराना बहरोड बिल्कुल साथ है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होगी नहीं जी। तो ये 4-5 मैंने लिखे थे और मुझे बड़ी खुशी है। देखो, लिफ्ट इरिगेशन का मैं पूरा जो करना चाहता था वो कर चुका 10 साल में। मेडिकल कॉलेज बन गया, और अब नारनौल जो शहर है उसके चारों तरफ के इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड एक भी मतलब सिंगल लाइन का नहीं, सारे 4 लेन है।
3 नेशनल हाईवे इसको टच करते हैं। और देखो इस नेशनल हाईवे में मैं जिस आदमी ने किया है उसका ज़रूर कहना चाहिए। अपने जो युद्धवीर जी थे ना, युद्धवीर सिंह मलिक, इनका मेन कंट्रीब्यूशन। उन्होंने हरियाणा के लिए काम बहुत किया, सब वो दिखता नहीं है उनका, क्योंकि वो अधिकारी थे। विजन बहुत उनका। हाँ। मैं उनके पास सिंपली एक छोटे से काम के लिए गया था। लॉजिस्टिक हब बन रहा है हमारे यहाँ, लॉजिस्टिक हब का कनेक्टिविटी करने थी इसमें कोटपुतली रोड में। तो मैंने एक बार वो नेशनल इसके जो एक NICDC एक है कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ के MD आए हुए थे। तो वो कहने लगे इसमें और क्या सुझाव देते हो। मैंने कहा बात ये है कि ये नारनौल शहर के बीच तो इतना हैवी ट्रैफिक जब हब चालू हो जाएगा तो मल्टी एक्सल व्हीकल्स आएंगे, वो शहर के बीच से तो नहीं जा सकते, बाईपास चाहिएगा। तो कहने लगे कि आप DC भी थे वहाँ उस मीटिंग, तो DC को कहा कि भाई आप लिखो नेशनल हाईवे को, मैं भी कहूँगा। मेरे को किसी ने बताया कुछ दिन बाद, मैंने पता किया कौन है नेशनल हाईवे, हमारे हरियाणा का कोई है क्या। फिर किसी ने बताया मलिक साहब है। मलिक साहब से हमारा मतलब ना पंचायती आदमी है वो, नहीं मतलब एक इक्वेशन की बात होती है। मलिक साहब से बड़ी आत्मीयता रही है। तो मैंने तो अगले दिन किया फ़ोन, चंडीगढ़ था, मौका ये था। तो कहने लगा कल सुबह आ जा 10 बजे। तो मैं चंडीगढ़ से सीधा वहाँ गया नेशनल हाईवे में। फिर मैं उन्होंने एक अपने जो 5-4 सीनियर ऑफिसर्स थे उनको बुला लिया और टेबल पे वो फैला के नक्शा बोले मेरे के बारे में बताया कि वैसे ऐसे है। पीछे हमारे कुलीग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो बोला इनका कोई काम है देखो। तो मैंने जब बताया तो उनमें एक ऑफिसर हमारे वहीं का था, नारनौल का, उनकी सिंपैथी इंजीनियरिंग सर्विस के सीनियर। तो वो कहने लगे जी ये तो हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा। बोले जी भारतमाला में डाल लेंगे इसको, लॉजिस्टिक आपकी कनेक्टिविटी तो इससे हो जाएगी। तो खैर उन्होंने उनको तुरंत कह दिया कि फिर करो इसको डालो। तो मेरे को कहने लगा भाई ये जानते हो आप इसको। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। बोले आपके नारनौल से ही है। मैंने पूछा तो अटेली से थे। उन्होंने भी, उस ऑफिसर ने बहुत मदद की उस बात में। तो फिर वो चला सिलसिला। और साहब वो मलिक साहब ने तो फिर ये जो 152 ये उनकी कल्पना थी। ये गजब की चीज़ है। अब देखो पूरे हरियाणा को कनेक्ट कर दिया। तो आप लोगों को चंडीगढ़ जाना होता था तो पसीने आ जाया करते पहले, 8 घंटे लग जाते थे ना। अब 4 घंटे में बड़े आराम से 4 घंटे में पहुँचते हैं। तो मतलब वो हो गया। फिर ये लॉजिस्टिक हब बावल में लैंड का झगड़ा हुआ और बातों में लॉजिस्टिक हब आ गया। मैं तो वो डॉक्टर क्या लोकेशन है लॉजिस्टिक हब की? लॉजिस्टिक हब ये नारनौल से मेरे हल्के का गांव है तलोट, बसीरपुर, घाटा से 3 गांव उनकी ज़मीन पर। नारनौल से 7-8 किलोमीटर। काम शुरू हो गया उस पर? काम शुरू हो गया। अब तो उसका जो इसकी रेलवे की जो लिंक डाबला रेलवे स्टेशन है उससे स्पेशल लाइन लिंक, वो लाइन डल गई, डेवलपमेंट हो गया, पानी का काम आ गया, पानी की लाइन डल गई, बिजली का आ गया। और अब अंदर जो प्लेटफार्म जो अंदर इंटीरियर रेल लाइन है उस पर काम चल रहा है। और फिर ओवरऑल जो एजेंसी जिसको डेवलप करना है वो भी टेंडर हो गया। अब जमीन सरकारी या गांव वालों ने दी? गांव वालों से खरीदी है। बड़ा टफ काम था वो, क्योंकि जमीन खरीदना एक अपने वो उसी से डिले हुआ है। वो लगभग 1205 एकड़ जमीन में से 1056 एकड़ जमीन तो खरीदी गई थी। 155-154 एकड़ जमीन है, कितनी है सरकारी, वो अभी रुकी हुई है। उसका हाई कोर्ट में चलेगा तो हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब तो उन्होंने उसको फर्स्ट फेज में बढ़ा दिया। पहला फेज जो है ना वो 400 कुछ एकड़ का है, उसके डेवलपमेंट शुरू हो गया उसमें। नाउ इट हैज टेक ऑफ। तो वो चारों जो मैंने इश्तिहार, मैंने एक दिन किसी मित्र को दिखा रहा था, मगर ये देखो यार मेरे 4 इश्तिहार देख लो, चारों के चारों 10 साल में ट्रांसलेट कर दिए पूरे आ गए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती? नहीं, अंदरूनी खुशी तो है, आप सोचो और वो हो जाए। पर पॉलिटिक्स मतलब बहुत अलग चीज़ है। जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हम पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। कई बार ना पड़े हुए पे कड़े हुए भारी हो जाते हैं। देखो धर्मेंद्र जी, एक बात है कि ठीक है काम एक तरफ है, लेकिन मैं आपको बताऊं काम का नुकसान भी होता है। आपको पॉलिटिकल जो आंखें हैं ना वो सारी आपके ऊपर गड़ जाती हैं आंखें। मतलब इस चुनाव में जो भूता है ना, हमें IC पे आ रहा था। ये जो डायलॉग मैंने आपको सुना इसलिए सुना है कि एक तरफ तो आप थे, एक तरफ हमारी बहन जी हैं वो मंजू चौधरी जी, जिन्होंने आपको हराया है।
मतलब ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसपे इधर के लोग भी अपनी वो रखे हुए थे कि देखते हैं क्या होता है, और अंततः वो कहते हैं ना ले लो ले लो ले लो, तो वो आपको ले मरे। वो हुआ भी बहुत, ले लो बहुत हुआ। देखो बात सुनो, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस, लोकदल और जेजेपी तीनों पार्टी एक कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रही होंगी। आप तो सारे हरियाणा को देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से बहुत कम हल्के ऐसे होंगे। यहाँ ओपनली तीनों पार्टीज इकट्ठी चल रही थी। अच्छा जी। तीनों के नेता इकट्ठे चलते थे, गाड़ियों में इकट्ठे रहते थे। प्लस फिर जो हमारे नेता कुछ, अब तो बता ही दो आप आज तो। नहीं तो बड़ा क्लियर है, आपको पता है। तो सारा हमारे तो किस ने आपको फेवर किया वहाँ पे? देखो जी, अगर ईमानदारी से कहो ना, तो नेता नाम के किसी आदमी ने फेवर नहीं किया मेरे को। नहीं करा दिया है? जो भी सब ले लो मुहिम में सब उसी में थे। मैंने एक मतलब एक हल्के के स्तर के नेता है, मैंने उसको कह रहा, मैं कह तेरा क्या बिगाड़ दिया मैंने? बोले भाई डॉक्टर साहब बात ये है, अकेले के किसी के काबू में नहीं थे आप। अच्छा। तो बोला पहला काम हमारा, बोला हमारा तो आगे जब चलेगा ना, पहले तो जो है ना, बोला हमने कहा भाई इसको उखाड़ो पहले, उसके बाद में बात करेंगे। हाँ। उखाड़ दिया। दूसरी बात ये भी हुई कि इकट्ठे तो सारे हुए, बड़े नेता जो नाराज होते हैं ना, मेरे को आम तौर पे ये है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह ने हरा दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप नहीं मानते इसको? मैं नहीं मानता इस बात को। इसलिए नहीं मानता कि राव साहब ने तो 2019 में चुनाव से डिक्लेयर होने के महीने 20 दिन पहले ही मेरे हल्के के हसनपुर गांव में रैली करके आए थे, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। और रैली में मेरे को एक दो अपशब्द भी मेरे बारे में बोले हैं, मतलब किसी को गद्दार कहना तो अपशब्द दिए। उसके बाद में फार्मर बने आए ओम प्रकाश जी का, तब इनडायरेक्टली वही उसी शब्द का उच्चारण करके गए। क्यों कहते हैं वैसे आपको और उसका उनके जितने वर्कर्स थे ना, मेरे ख्याल से 2019 मेरे पास वीडियोस हैं, मतलब अपोजिशन के कैंडिडेट के स्टेज से बोलना, इससे एक्सट्रीम तो कोई स्टेप नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं 21,000 से जीता था। वो तो पहली बार जब राव इंद्रजीत सिंह मेरे लिए आए थे 2-3 बार, तब तो मैं 981 वोटों से जीता था। दूसरी बार जब अपोज करे थे जब 21,000। पहले चुनाव में राव साहब आपके प्रचार में आए थे? पहले चुनाव में, मैं अभी भी कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ, आई एम थैंकफुल टू हिम। वो एक मेरा नॉमिनेशन के लिए टाइम आए, और एक बार एक रैली को अटेंड करने आए, एक दिन एक कुछ गाँव में। तब तक आपके टर्म्स अच्छे थे उनके साथ? मेरे उनसे पहले टर्म ना अच्छे थे ना बुरे थे। मुलाकातें थी? मैं इसके सर्विस के दौरान, राजनीति में आने से पहले मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं थी। नहीं थी, ओके। नौकरी छोड़ने के बाद ही जो है, वो भी जब टिकट का टाइम था, जब मुझे पार्टी से आदेश मिला कि मिल के आओ, तब मिलने गया था मैं। अच्छा, वहाँ कोटे वोटे भी जैसे कहते हैं कि राव साहब के कोटे से? इसके बारे में नहीं कहता। आप टिकट का क्रेडिट मनोहर जी को देते हैं? देखिए टिकट का ना, उस टाइम में मनोहर लाल जी के संपर्क में नहीं आया था। कृष्णपाल जी को देते? कृष्णपाल जी ने शुरुआत करवाई, स्वामी रामदेव जी ने बाद में मदद की। ओके। और लेकिन उस टाइम भी राव साहब के जो इनकी जो सेना थी ना, इनके लेफ्टिनेंट्स थे, एक भी 2014 मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। अच्छा जी। वहाँ डिसाइडेड है क्या ये उसके हैं, ये उसके? मतलब नहीं, वो इनके जो वर्कर्स हैं वो तो सबको पता है कौन कौन से एफिलेटेड है। और मैं उसका 2014 का एक आपने जिक्र कर दिया, तो मैं सुनाता हूँ। चुनाव के बाद में, 1-2 दिन बाद में, काउंटिंग से पहले दिन राव साहब को मेरे पास फ़ोन आया शाम को कुछ 6 बजे के लगभग। कहने लगे अभय सिंह यार, बाकी तो सारे जीत रहे हैं, आप वाले के बारे में डाउट है। मैंने कहा नहीं सर, मैं जीतूंगा। राव इंद्रजीत सिंह हाँ, का? मैंने कहा सर जीतूंगा। यार कैसे जीतोगे, अहिर वोट याद है, ज़्यादा बाहर गए बताए। तो मुझे इनके जो लेफ्टिनेंट्स थे ना, उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि इन्होंने चुनाव में ठीक नहीं किया था। रिपोर्ट मिल गई थी आपको? हाँ नहीं, मेरे को चुनाव के दौरान दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको कहा ना कि राव साहब 3 बार आए, मैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता। उस चुनाव में उन्होंने मदद की मेरी। तो मैंने कहा सर, ये जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं ना, ये तो मेरे को चुनाव वाले दिन रात को हरा के सोए हैं, पर मैं जीत के आऊँगा निश्चिंत, और जीतते आपके पास आऊँगा। तो अगले दिन रिजल्ट आया, मैं जीत गया। तो मैं सीधा, मतलब हालांकि चुनाव वाले दिन, जीत वाले दिन तो घर से बाहर
कम जाते हैं, घर के परिवार के लोग रहते हैं। मैंने जो ही सारे ये जो खत्म हुए सर्टिफिकेट मिला आपको? सर्टिफिकेट मिला और लोग जब चले गए तो मैं रात को ही वहाँ से चला। मैंने राव साहब को वादा किया था मिल के आऊँगा। गया 8 बजे के लगभग मैं गुड़गांव पहुँचा, फ़ोन किया उनके रेजिडेंस पे, तो मैसेज मिला कि जी वो तो कह रहे हैं अब तो देर होगी, कल आ जाना 12-1 बजे। फिर मैं स्वामी जी के पास चला गया रात को ही हरिद्वार। तो हरिद्वार से वापस आते मैंने गया, मैं गया तो नमस्ते की जाके, तो कहने लगे बैठना बाद में, पहले टीवी वाले बैठे उनको बाइट दे के आने। गया बाहर, वो टीवी वालों ने मेरे पूछा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मैंने कहा जी राविंदरजीत सिंह हमारे हरियाणा के। अच्छा। वो इसी के लिए बैठा रखा था मैं। हाँ। और मुझे भी कोई मतलब मेरे वो नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं थी बाद में। खैर उसके बाद में फिर वो उस दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था। फिर जब जितने विधायक दल की मीटिंग हुई उस दिन मुझे ना इन्होंने कोई फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दी ना कुछ कहा। मीटिंग शुरू हुई और जब माननीय मनोहर लाल जी का नाम आया, 2 मिनट में फैसला हो गया। हाँ फैसला हो गया। तो ये 3-4 एमएलए जो विक्रम और ठेकेदार ये चार एमएलए जो खड़े हुए कि जी हम तो राविंदरजीत सिंह, एक विक्रम ठेकेदार थे और बनवारी लाल जी थे, बनवारी लाल जी और विक्रम जी थे और बिमला चौधरी थी, और चौथा ओम प्रकाश जी। तो खड़े हो गए उस मीटिंग हाँ, में? मीटिंग में खड़े हो क्या बोले? उनका कि हम राविंदरजीत सिंह का। अच्छा, सिर्फ 4 एमएलए? हाँ, तो पूरे 47 में से? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उनमें नहीं था खड़ा होने में। ओके। इसी बात पे वो नाराज हो गए। अच्छा, वो लास्ट था मतलब? नहीं, लास्ट तो नहीं था। मैं जब गया इनसे मिलने के लिए वापस, अच्छा, उसके बाद में दिवाली थी शायद, दिवाली पे मैं गया था, तो इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की कि भाई तू खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा जी मैं अच्छा, मेरे अंदर ये है कि मैं कभी भी बातों को ना, बनावटी बातें मुझे आती नहीं, मुझे जो कहना है। तो क्या जवाब दिया आपने इसका? मैंने कहा जी बात ये है कि नंबर 1 तो आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था। दूसरी बात तक खड़े होने से अगर मैंने अंग्रेजी में उनको कहा, मैंने कहा इवन इफ 20 एमएलए वुड हैव स्टूड अप, डू यू थिंक डिसीजन वुड हैव बीन चेंज्ड? मगर 20 एमएलए पे खड़े होने से फैसला थोड़ी बदल जाता। ठीक बात है, ये तो हाईकमांड का फैसला है, हाईकमांड। मनोहर लाल जी का हो गया तो हो गया। हाँ, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी रामविलास जी खड़े हुए थे, कुछ किया उन्होंने उस मीटिंग में? नहीं, रामविलास जी ने तो प्रपोज किया था नाम उनका। अच्छा, कुछ भी नहीं बोले वो? नहीं, मैं कह उन्होंने तो उनका नाम प्रपोज किया था, और क्या बोलना। अच्छा, नाम प्रपोज करने से जाएगा? नहीं तो वो तो मुख्यमंत्री बन के तो वो गई थी मीटिंग। नहीं, वो तो चलता है, सब बनने का हक तो सबका होता है सोचने का, तो लेकिन वो पार्टी जिसको बनाती है। तो उसके बाद में राव साहब मेरे से नाराज हो गए, मतलब उनके दिल में, हालांकि 2-3 साल तक मैं आता जाता रहा, जब वो जाते थे मैसेज मिलता था, मैं उनके जब जिले में हल्के में जाते थे उनके साथ रहता था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर धीरे धीरे पता नहीं, मतलब एक कहते हैं उन्होंने फिर आपको कैबिनेट में भी शामिल होने से रोका। शायद इनके बारे में कहने का, इन बातों के बारे में कहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन लास्ट में नंबर आया उन्होंने। नहीं, लेकिन उनका हाँ लास्ट में नंबर आया। तो कोई तो वजह रही, जब भी मतलब कैबिनेट की रिसफल की बात चलती थी, अब जब कैबिनेट गठन होता था, हम लोग जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, हम लोग आपके बारे में तो ये सोच लेते थे कि इनको तो नहीं बनने देंगे राव साहब, और एग्जैक्टली वही होता था। नहीं, वो चलो वो पता भी सबको, सारी बातों को सबको पता है, उसमें कुछ छुपी भी नहीं बातें। पर एनीवे, मैंने अपनी तरफ से फिर इस दौरान मनोहर लाल जी के नज़दीक आ गए? भाई मनोहर लाल जी के नज़दीक इस सेंस में आ गया कि मुझे काम करवाना था। मैंने माननीय राव साहब को भी, मैंने जब मैं जिस मीटिंग में मेरे से पूछा कि आप खड़े नहीं हुए, मैंने उस टाइम ये कहा था, मैंने कहा जी आप 9 साल भूपेंद्र हुड्डा जी के 9 साल के शासन में लगभग 7 साल आप उनसे नाराज रहे। मैंने कहा आपका पता नहीं कुछ बिगड़ा कि नहीं, इलाके का नुकसान हो गया, इलाके में काम नहीं होते। मैंने कहा मुख्यमंत्री बने, राजनीति में संभावनाएं तो पता नहीं होती हैं, तो मैंने कहा कि जब बाद में कुछ हो तो देख लेना, अब तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करेंगे, अकेले लड़ाई करें। तो मेरे को कहने लगा था तू कर ले मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम। देखिए, मैं धर्मेंद्र जी बता रहा हूँ कि मैं इलाके में काम करने के लिए आया था राजनीति में। मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में ये नहीं आई कि तेरे को कुछ नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि मुझे खुशी ये थी कि मैं काम लेके जा रहा था, काम मेरे करते थे। और मैं माननीय मनोहर लाल जी का अगर मेरे से कोई संबंध है उनसे, लोग कहते हैं कि
ये इनके नज़दीक हैं। आप वो तो एक नंबर के आदमी हो उनके। लेकिन अगर मैं नज़दीक हूँ तो सिर्फ इतना नज़दीक हूँ, वो मेरे काम को पसंद करते थे। और मैं जो काम लेके जाता था, कम से कम महीने डेढ़ महीने खुद उस पर काम करता था, उसकी पूरी प्लानिंग करता। जब उनके से जाके डिस्कस करता था सर ये है देख लो, तो मेरे को कभी उन्होंने निराश नहीं किया। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक दिन मैं उनसे मिलने गया, वो कहने लगे कि ये जो यमुना पे बांध बने ना, किसाऊ और लखवार वगैरह डैम जो है, इनके बारे में बात चल रही थी। तो मैंने कहा सर यमुना पे ना स्टोरेज नहीं है, ये पता नहीं बांध वगैरह तो कब कितने दिन में बनेंगे। मैं कहा हेड पे नहीं तो टेल पे कर लें। तो टेल पे कैसे करोगे? वो जी पंचायतों की ज़मीन है, उन पे 4-4, 5-5 एकड़ के पक्के टैंक बना के गहरे स्टोरेज कर लेते हैं। बारिश का पानी जो यमुना का फालतू आता है उसमें भर ले, और जब सरसों की फसल में यूज़ कर लें। हमारे मकान नारनौल में, नांगल चौधरी में तो टेल पे है, नहर का पानी भी कम जाता है, क्या नहीं कर लो। अब 36 गाँव में, नांगल चौधरी में से 90 गाँव में से 36 गाँव में पक्के टैंक है, 4-4 जहाँ पानी भरा है, 4 एकड़ के हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ बढ़ गए। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा तो इस बारिश में भरे खड़े हैं, नीले पानी के। तो उनमें 15 फीट गहरे हैं, 4 एकड़ का एरिया है। जो कैलकुलेशंस बताती हैं, एक टैंक लगभग 400 एकड़ को एक बार में सींचेगा। और उस पे पंप से उठाएंगे वो, सोलर पंप लगा दिए उन पे। अच्छा, माइक्रो इरिगेशन डिपार्टमेंट ना, ये माइक्रो इरिगेशन जो है ना, मिकाडा, वाटर भी रिचार्ज हो रहा है उससे? नहीं, वाटर तो रिचार्ज नहीं हुआ क्योंकि पक्के टैंक है। ओके। कुछ एक जगह, एक 2-4 गाँव में जहाँ स्पेस थे एडिशनल, वह कच्चे टैंक साइड में खुदवा दिए। ये भरने के बाद में ओवरफ्लो एडिशनल पानी है तो, जैसे एक गाँव है दताल, वहाँ का टैंक है, वहाँ का ओवरफ्लो हमने नदी नज़दीक है, और एक नदी में लाइन डलवा दी ओवरफ्लो की। अब वो टैंक भरने के बाद में मेरे ख्याल पिछले कई दिन से ओवरफ्लो का पानी उसमें नदी में जा रहा है। तो अब वो आप ही बताओ कि 35-36 गाँव में जब माइक्रो इरिगेशन का सिस्टम भी डेवलप हो गया और वो टैंक भर गए, 400 एकड़ एक बार में, तो 400 एकड़ में एक पानी तो अच्छी, सरसों में एक पानी ढंग से लग जाओ, बीच में एक आध बार बारिश हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है। तो मैं इसलिए उनका प्रशंसक हूँ कि आइडिया दिया। आपके एरिया में ये वाली बारिश से हुई है, खराब बाकी है? बहुत अच्छी बारिश तो बहुत अच्छी, खराब है किया है, बाजार अब खराब हो रहा है। अच्छा, तो सिट्टे जो ना उसमें अंकुरित होने, जाम के अंदर अंकुरित होने लगे। और अभी डोसी का पहाड़ है हमारे यहाँ, डोसी के पहाड़ पे सुना बहुत है, गया नहीं हूँ डॉक्टर साहब। देखने लायक है। कहते हैं वहाँ कोई पर्यटन स्थल बनाया है उसको? नहीं, बना कुछ नहीं अभी। अच्छा, अभी तो सिर्फ रोपवे नेशनल हाईवे ने मंजूर की है। अच्छा। उस पर काम शुरू हो गया, वो आ गई एजेंसी, मेरे ख्याल बरसात के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे। पर उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्लानिंग है। मतलब वो ना एक ज्वालामुखी था पहले कभी किसी जमाने में, तो ज्वालामुखी में जब जो वो एक्सटिंक्ट होता है ज्वालामुखी, तो वो क्रेटर जो होता है वो डिप्रेस कर जाता है नीचे। तो वो 10 एकड़ के लगभग प्लेन लैंड है ऊपर, और चारों तरफ पहाड़ खड़ा है। बहुत सुंदर जगह है, सुंदर जगह। तो वहाँ मैंने तो सजेस्ट किया था उस टाइम, पता नहीं क्या होगा, मैं उस टाइम ये कहा था कि यहाँ नेचुरोपैथी का बहुत बढ़िया सेंटर बन सकता है। हाँ, ऐसी जगहों पे तो ज़्यादा चलते हैं जो लोग आराम से अपना इत्मीनान से कर सकते हैं। और नहीं, वैसे भी क्लाइमेटिकली भी बहुत, सिर्फ गर्मियों के 1 महीने को छोड़ के बाकी तो क्लाइमेट अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, सुंदर रहता है। तो वहाँ कोई बिल्डिंग भी बनी हुई है हेरिटेज कोई पुरानी ना? पुराना मंदिर बना हुआ वहाँ, एक वहाँ चंद्रकूप के नाम से कहते हैं उसको, कुआं है वहाँ, और उसमें पुराने टाइम में जब वो बारिश के टाइम में ऊपर आता था पानी अपने आप, उसको परबी कहते थे कि परबी आ गई, वो ओवरफ्लो कहते, उजल जाता था क्योंकि पहाड़ का वो जो नेचुरल सिस्टम है उसमें से उसका पानी आता था। अभी भी नीचे शिवकुंड में वो टैंक है, उसमें लगातार ऊपर पहाड़ का झरने का पानी चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार जैसे पॉलिटिकल बातें जब होती हैं आपके हलके में या पूरा हीरवाल में, राव इंद्रजीत जी हमेशा कहते हैं, कई बार कह चुके हैं कि ये जो सरकार है ये उनकी वजह से आई है। एक बार उन्होंने कहा कि जिसको हराना था हमने उसको हार गया, जिसको जीतना था वो जीत गया। निश्चित तौर पे वो आपके बारे में कह रहे होंगे। तो ये जो अहिरवाल है, क्या सच में ही मतलब राव इंद्रजीत जी की वजह से वहाँ सरकार आती है? क्या इतने ही प्रभावशाली हैं, या कई बार इंसान का ऑरा इतना बड़ा बना दिया जाता है कि मतलब फिर लोग उस पर बिलीव करने लग जाते हैं, जैसे भूत को किसी ने देखा नहीं पर भूत है,
तो मतलब क्या राव इंद्रजीत जी का ओरा इतना स्ट्रोंग है कि लोग ये मान लेते हैं कि सरकार वही लेके आते हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, ऑब्जेक्टिवली अगर इस बात को देखो, इफेक्ट है कि अहिरवाल में राव तुलाराम एक बहुत रेस्पेक्टेबल, अहिरवाल में क्यों, पूरे हरियाणा में है जी। और इनका चाहे ये उनके वंशज तो मैं नहीं कहता, लेकिन उनके वारिस हैं पॉलिटिकल, और इसलिए इनका अपना एक स्थान है, इनकी इज्जत है, अहिरवाल में एक पहचान है। इस बात को मतलब बिना काम कोई आदमी यूँ कहे कि ना इसका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक फॉलोइंग की बात है, हर हलके में उनके कुछ आदमी हैं। अच्छा। लेकिन जो ये मिथ बना रखी है कि जिसको हरा दें वो हरा दें, जिसको जिता दें जिता दें, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप ये चुनाव देखो, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, अटेली का विधानसभा का, उनका खुद का लोकसभा का, आखिरी राउंडों में जाके स्थिति संभली है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और लोकसभा में तो राजभर मतलब मैं उसी भी बात पे आ रहा हूँ। जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट बिल्कुल नया था, बहुत लेट आया था। इसी तरह अटेली कॉन्स्टिट्यूंसी है। अटेली में तो वो एक लीडर थे ना, क्या नाम था उनका, वो निर्दलीय नहीं थे, निर्दलीय थे, अतरलाल ठाकुर। तो अटेली में भी आखिरी राउंड में मतलब एक संकेत है ये कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। और देखिए, मैं एक बात साथ और जोड़ रहा हूं, इस बार सारे हरियाणा में सैनी वोट 100% पार्टी को आए हैं। हाँ, वो तो नायब जी की वजह से आए हैं। 100% ही सैनियों के वोट मिले उनको। वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जहां तक वो जिसको हरा दिया, जिसको जिता दिया की वो बात है, मैं कह रहा हूं कि नांगल चौधरी में मेरी हार जो है, ये ठीक है, उन्होंने अपने लेवल पर जो कर सकते तो किया है, लेकिन वो सिर्फ वो फैक्टर नहीं है। अच्छा। इस बार जो मैं समझता हूँ जो उससे ज़्यादा प्रभावशाली फैक्टर मेरे लिए जो नुकसानदायक है, इस बार रामविलास जी नाराज थे मेरे से। रामविलास जी क्यों नाराज हुए आपसे? रामविलास जी वो जो महेंद्रगढ़ से एमएलए जो बने हैं, कंवर सिंह जी, उनसे मेरी नज़दीकी थी, कंवर सिंह से, और नज़दीकी भी रामविलास जी की वजह से थी। शुरू में उन्हीं के वर्कर थे वो। अच्छा। तो धीरे धीरे समाओ, तो वो उनको टिकट मिलना, रामविलास जी को एक गलतफहमी है कि मेरा उसमें टिकट में कोई रोल है। मेरा क्या नहीं था, मेरे कहने से कौन, ऑनेस्टली नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स ऐसा है, देखिए धर्मेंद्र जी, अपने को कभी ओवर एस्टिमेट आदमी को नहीं करना चाहिए। हाँ। मेरा इतना भी होता नहीं है मैं किसी को टिकट दिलवाते हुए कटवा दूं, ऐसा नहीं है। मिल गई उनको टिकट, मेरी अपनी असेसमेंट का मुझे पता है। लेकिन टिकट समाऊ रामविलास जी को नहीं मिली, उनको मिल गई। और उस बात को गलत तरीके से नांगल चौधरी हल्के में फैलाया गया, तो ब्राह्मण समुदाय के काफी वोट नुकसान हुआ। मैं नहीं कहता ब्राह्मणों ने वोट, और वहाँ पे ब्राह्मणों ने वोट दिए हैं, लेकिन जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। क्या वो आए हैं वहाँ पे इस दौरान रामविलास जी, या फोन किए हैं? देखो, आजकल आने की जरूरत नहीं होती, फोन किए। एक ऑडियो मुझे कहीं सुनी थी मैंने। नहीं, ऑडियो वो अटेली हल्के की थी। अच्छा। लेकिन वो हाँ मेरे बारे में कह रहे हैं वो, पर उनका बेटा गया है वहाँ, एक और उनका आदमी है वो भी गया है। दूसरी बात, टेलीफोन पे काफी नुकसान हुआ। धर्मवीर जी जो है वो मेरी मदद नहीं करते थे, कभी खिलाफत नहीं करते थे। इस बार की उन्होंने, इस बार उनकी पूरी टीम जो उनके लिए नांगल चौधरी में काम करती है, पूरी टीम की, वो तो पब्लिक है, कोई छुपा हुई बात नहीं है। एक तो धर्मवीर जी से आपका कोई रास्ता नहीं था किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल? मैं उस पर मुझे अचंभा है। अच्छा। मैं धर्मेंद्र जी नांगल चौधरी हल्के में सिर्फ वो 20-22 गाँव में गए हैं, बाकी मेरे को कहने लगे तू देख ले जो। और मैंने 47-48 डिग्री टेम्परेचर में मैंने वहाँ नांगल चौधरी में बड़ी मेहनत की थी मैंने। अच्छे टर्म्स थे आपके? बहुत अच्छे। मुझे मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं, मैंने बल्कि ये कहा भी था, मैं कहा चुनाव से पहले जब वो आई मेरे पास, मैंने कहा फिर मेरे वो अपने दोस्त के साथ मेरे खिलाफ मत खड़ा हो जाना, जाके कहा था मैंने उनको। अच्छा। लेकिन वो पता नहीं क्यों
क्यों किया मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आपने उनको की शिकायत की यार, क्या वो किया? तो मैं अपने तरीके से कर ही दी हूँ, कोई करी बात नहीं, थी? वो मैं नहीं रखता क्या वो तो हमारे तो क्या कहा वो? एक्चुअली चौधरी धर्मवीर सिंह जी का समझ में नहीं आता वो किस तरह। चलो छोड़ो इस बात को, मैं ज्यादा नहीं इसमें करना चाहता, बट वो दो एडिशनल फैक्टर बहुत है। रामविलास जी, धर्मवीर जी। तीसरी बात ये कि समहाउ सरकार में होते हुए हम पोलिंग वाले दिन नहीं संभाल पाए। धर्मेंद्र जी 156 बूथ हैं, 182 बूथ हैं टोटल, 182 एक टोटल वोट पोल हुए 1,17,000, 156 बूथ में 1,01,000 वोट पोल हुए। उनकी काउंटिंग करो तो 4,500 वोटों की लीड है मेरी। 26 बूथ ऐसे हैं जहां अराउंड 90% की पोलिंग है और पोल्ड वोट्स का लगभग सारा एक ही कैंडिडेट का है, डायरेक्ट फाइट थी, कोई तीसरा ऐसा नहीं था। तो 16,185 वोट है उनमें, 16,185 वोट्स में से सिर्फ 2,282 वोट है मेरे, तो 11,500 की लीड, 16,000 वोटों की गिनती में 11,500 की लीड। आप सारे हरियाणा का डाटा निकाल के देख लो, ऐसे एक तरफा वोट किसी जीतने वाले कैंडिडेट को इतने वोटों में इतनी लीड मिली होती। वो दोपहर 1 बजे के लगभग नजर आ गया था मुझे कि है कुछ है, और मतलब 1:30 बजे के लगभग मैंने डीजीपी साहब को एक मैसेज किया था मोबाइल पे। मैंने उसमें लिखा था कि इट अपीयर्स, एंड में लिखा था इट अपीयर्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज विड्रॉन एंड दे हैव टेकन ओवर द प्रोसेस, पुलिस हैज गॉन अंडर द ट्रीज। पेड़ों की छाया के मैं 2-3 उनमें गया, पुलिस पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे, और पोलिंग बूथ में जैसे मेलन भीड़ होती है ना, ऐसी भीड़ थी। और आप अपने वोटर को पहचानते थे, आपको पता चल गया मेरा वोटर? नहीं, जो वोटर थे ना मेरे, वो डले नहीं, उनको डालने नहीं दिया। अच्छा। एजेंट्स थे वो सारे टेरराइज थे। तो बट अपनी सरकार होते हुआ मैं आपको, हालांकि किसी ऑफिसर का नुकसान हो जाएगा, मैं कहना नहीं चाहता, मैंने एक ऑफिसर को, नाम नहीं बताऊंगा, जो नांगल चौधरी के चुनाव जो करवा रहे थे, उनको फ़ोन किया कि क्या हो रहा है। तो उनका जवाब था मुझे, जिले के अधिकारियों के बारे में, सीनियर अधिकारियों ने बोला जी, एक के बारे में कहना जी, उनको फ़ोन करता हूँ तो कहता तेरा फ़ोन बंद कर दूंगा, बार बार फ़ोन करेगा तो। और बोला दूसरे को, उनको फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, जो हो रहा है चल होने दो, चुनाव करवा, पूरा करवा इसको। तो आप बताओ, आप कहाँ पता लग गया था आपको चुनाव के दिन? मैंने माननीय मनोहर लाल जी को फोन किया। सही वोट चोरी तो आपकी भी। मैं यही कह रहा हूँ, मैं उस बात पे आने था, आपने कह दिया। ये कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले, कहते हैं वोट चोरी हुई। आप अभी भी रिकॉर्ड शायद खत्म नहीं हुआ होगा, वेब कास्टिंग थी इसमें कई बूथों की, आप अभी खोल के, अब तो मैंने तो कोई पिटीशन नहीं कर रखा है, मैं अपने फेवर में कर रहा हूँ, मैंने तो इलेक्शन पिटीशन नहीं किया, मुझे पता था कि बिना काम पेशी भूत नहीं आना जाना कुछ नहीं, 5 साल निकल जाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे, तो मैंने नहीं किया। लेकिन आप अब खोल के देख लो कि चोरी कहाँ हुई है, तो असली चोरी तो यही। लेकिन सरकार आपकी थी ना जी, नहीं, यही विडंबना है भाई। आप रखवाले, सरकार आपकी और रोड चोरी आपकी हो गई। मैंने 2 बजे के आसपास माननीय मनोहर लाल जी को फोन किया, पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उनका मैच्योर नहीं हुआ, 2-3 बार ट्राई किया, नहीं मिल पाया, बात नहीं हो पाई। मैंने मनोहर लाल जी का किया, उनका मिल गया, तो उनसे कही, वो कहने लगे डीजीपी साहब से मैं कहता हूँ आपको बात। और डीजीपी को जब भी मैं मैसेज करता तो हमेशा मेरे को कहते हैं मैं एसपी को क्या कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। देयर वर मेनी थिंग्स, चला गया उसको, बिना काम सारी बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो ना, इंस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स, जो सब कुछ हो गया था, उसके बाद में भी चुनाव हारता नहीं अगर ये बूथ मैनेज हो जाते तो, अगर होता। लेकिन बात ये, जब चुनाव में वास्तविकता ये है कि हम हार गए तो हार मानते, हार तो 1 वोट की भी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, ब्रजेंद्र सिंह जी 32 वोट से। हाँ, तो लेकिन ये जो हुआ ना, इसकी तकलीफ। और लेकिन अगर आप जीतते तो आरती जी मंत्री, मतलब फिर आपके वहां पे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, वो आपके कंपटीशन खड़ा हो जाता है, क्योंकि बनना तो एक ही था। लेकिन ये जो कह रहे थे ना, हमने जो हार गए, मैं हार गया उनकी वजह से हारा। दूसरी वो कहता है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें हराना चाहते थे। हाँ, हमें हराना चाहते थे। मैं धर्मेंद्र जी, मैं आज भी पब्लिकली, आपका सारा पब्लिक में जा रहा है, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी आदमी
अटेली हल्के का ये कह दे कि अभय सिंह ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को ये कहने की नहीं किया, मतलब आपने ऑनेस्टली अटेली में थोड़ा मैं बता रहा हूँ थे तो आपके 5-7 गाँव में तो वहाँ मेरी है। बात सुनो, अगर एक भी आदमी कोई यूँ कह दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि अभय सिंह ने हमें किसी तरह से भी ये कहने की कोशिश की कि भाई आप इधर इनको नुकसान कर दो, मैं राजनीति छोड़ जाऊंगा। अच्छा, पब्लिकली आपने कोई नुकसान नहीं किया? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बात ये कि मैं तो खुद इतना फंसा हुआ था, मेरे को इन बातों अपना संभालोगे कि मेरी अपनी मतलब मुश्किल हो रही थी। मेरा ये हाल कर दिया, मैं एक जगह जाता हूँ, जैसे मान लो मैं आपके पास गया, आपसे बात हुई, आपने कहा मैं मदद कर दूंगा, मैं यहाँ आया 10 मिनट बाद पता लगता है कि आप वो गाड़ी में बैठा के ले गए, मतलब मेरी लोकेशन उनके पास होती थी कहाँ जा रहा है। तो बड़े विपरीत हालात थे। नहीं तो चुनाव देखिए, मैं कहता हूँ नांगल चौधरी की जनता, और इस बार तो अंडरकरंट ओबीसी का जो अंडरकरंट था वो जबरदस्त नहीं था। साहब, मैं अभी भी मैं लोगों को दोष नहीं देता, हर जात से हर कास्ट से। अच्छा, एक और पता नहीं वो कितना सच है उसमें, एक आपके बारे में ये कहते हैं कि जी इनकी छवि एंटी जाट है, तो ऐसा है कुछ वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं आपका है। कोई उनके नहीं, साथ नहीं, झगड़ा रहा हो नहीं, किसी? नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं जो एक भी गांव कोई ऐसा नहीं कर सकता, 1-2 गांव जिसमें आपसी झगड़े में काम नहीं हुआ वो दूसरी बात है। अदरवाइज तो मैंने किसी भी कास्ट का ये नहीं किया कि भाई इस कास्ट में काम नहीं करना, इसमें करवाना है। मैंने जो वाटर टैंक्स की बात कर रहा था, मैं इसमें ये वाटर टैंक्स जाटों के गाँव में भी हैं, गुजरों के गाँव में भी हैं, आहिरों के गाँव में भी हैं, सब जगह हैं। बॉर्डर पे मोस्टली टेल के गाँव में करा है, बॉर्डर पे गोठड़ी गाँव है गुजरों का, लास्ट राजस्थान में, अच्छा, वहाँ भी है, बनियाड़ी में भी है, इसमें भी है, अपना सिरोही बहाली में भी टैंक है, और इधर बुंगारका में भी टैंक है, हर जगह है, धानोता में भी है, नहीं किया पार्शलिटी, सीलरो में भी है, निजामपुर में भी है, जाटों के गाँव सारे। और मेरे दिमाग में कभी बात कास्ट की फीलिंग मेरे दिमाग में होती नहीं आती। असलियत क्या है दरअसल, हमारे वहाँ का जाट माइनॉरिटी में है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता है ना, जिस पार्टी का जाट, जी, ये नॉर्मली उसी के साथ जाते हैं। अच्छा, ये मतलब मेरी व्यक्तिगत वजह से नहीं है, नहीं जैसे अहिर कम्युनिटी जा रही है उधर जा रही है, तो जा रही है भाई बीजेपी की। हाँ, तो जैसे 2014 में लोकदल का कैंडिडेट था, ये मंजू चौधरी थी लोकदल की कैंडिडेट, तो उस टाइम लोकदल पावर के लिए लड़ रहा था, तो जाट और गुजर तो कैंडिडेट थी, जाट उनके साथ थे सारे, मंजू चौधरी जी के साथ। 2019 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भूपेंद्र हुड्डा जी थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाटों में वोट आए नहीं। मैं अभी भी इस बार तो एक मेरे पड़ोसी गाँव है तोताड़ी, वहाँ से जीता हूँ मैं। अच्छा, जाटों गांव से जीता? जाटों गाँव जीता हूँ, तोताड़ी वहाँ जीता हूँ। ये आपके इससे सिरोही भाली से 900 वोट के लगभग सिरोही भाली से आए हैं, अकबरपुर से अच्छे वोट आए हैं, और इधर से गावड़ी से भी इस बार तो अच्छे वोट आए हैं। तो मतलब ये नहीं है कि गेन किया। हाँ, और जाटों के गाँव में इस 2024 के चुनाव में 2014 और 19 से ज़्यादा वोट आए हैं। अच्छा, इवन इस बार गुजर वोटों में खूब कंसोलिडेशन थी, मतलब लगभग 20 XMLA गुजर राजस्थान के यहाँ आए हुए थे। ये यहाँ 15 दिन यहीं रहे हैं, नांगल चौधरी। अच्छा जी। और मैं तो इनकी गुजर, एक हमारा साथी उसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ, 1000 आदमी राजस्थान के डेली नांगल चौधरी में थे, 500-400 चले गए तो 500-400 नए आ गए, और बहुत मतलब इस बार तो तगड़ा होता। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट 1000 के लगभग वोट नारायण से आए, सबसे बड़ा गांव, बड़े गांव में से गुजरों का 1220 थनवास में है, वो भी बड़ा गांव है। 500 वोट नियामतपुर में से आए हैं। नांगलदरगू बड़ा गांव है, वहाँ से 11,000 प्लस वहाँ से आए हैं। तो वोट आए हैं मारोड़ी से लगभग 400-500 वोट आए। भी कम्युनिटी रहती है ना, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणों के 100% वोट आते थे, वो नहीं आ पाए इस बार 100% नहीं आ पाए, वो टूट गए। नहीं तो आप देखो ना, सीधा मुकाबला था, मतलब आप 6930 वोटों से हारा हूँ, 3500 वोट अगर इधर आ जाते तो जीत जाता। एक सवाल और है मेरा, बस वो पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक एडिशनल सवाल ये है कि जब जीत होती है तो एक बहुत बड़ा जश्न होता है, बहुत कैंडिडेट खुश होता है, और कहते हैं कि हार का कोई बाप नहीं होता, हार अनाथ होती है। बिल्कुल। तो जब जैसे आप चुनाव हारे तो उसके बाद आपने क्या महसूस किया? ऑनेस्टली मतलब। नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं कभी, देखिए स्वाभाविक है
कि जब आप चुनाव हारते हो, कोई चीज़ आप लूज करते हो, तो उससे खुशी तो नहीं होती, दुख होता है। दुख तो होता है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मैं तो कुदरत को ही मैं तो सलाम करता हूँ कि हफ्ते तक तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यार वो कुछ चला गया, लेकिन उसके बाद में मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि यार मतलब काम करने के स्कोप तो वैसे ही बहुत होते हैं। ये ठीक नहीं, है। उसके ठीक एक हफ्ते बाद आपका मेरे पास एक मैसेज आया। हाँ किसी बुक के बारे में आपने पूछा। हाँ, मैंने तो मुझे लगा चलो ये अब है ना किताबें पढ़ने लगे हैं, इसका मतलब नहीं, मैं एक्चुअली पढ़ने का तो शौकीन हूँ। मैं मतलब जब भी टाइम मिलता है घंटे आधे घंटे में पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने वो किताब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने वो एक जो आई उसमें, तो मैंने पूछा कि मैंने भी मंगाई फिर वो। फिर मैंने कौन है, मैंने वो फोटो को भी भेजी। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो होते हैं ना कुछ लोग, कई बार आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फिर एक बार तो मैंने सोची थी, मैंने कहा भी था कि यार मैं अब 1 साल एक आराम करूंगा और पढ़ाई लिखाई करूंगा। लेकिन फिर लोग जो है ना, क्योंकि करने नहीं देते ना, राजनीति में स्कोप नहीं है। सब बात यह है कि 55,000 वोट दिए लोगों ने। 55,000 वोट थोड़े तो नहीं होते 1,17,000 में से। तो वोट तो जी एक भी बहुत। हाँ नहीं, लेकिन वो जो लोग हैं उनका तो राइट है ना मेरे से, मैं उनके लिए करूं कुछ। तो मैं अगर छुप के बैठ जाऊं, राइट तो दूसरों पे भी है, जिन्होंने नहीं दिए उन पे भी है। बिल्कुल है। उनके वोट के बिना आप आगे नहीं बिल्कुल जीत सकते। धर्मेंद्र जी, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि चुनाव में वोट लिए हुए पे लाइन खींचना, इनसे मिले हो आप, जो आपके अपोनेंट बहन जी हो मंजू चौधरी तो मिलती रहती है। अच्छा, मतलब सामाजिक प्रोग्राम वैसे जो है ना धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, आप कोई हल्के का आदमी आए उसे पूछ लेना, तीनों चुनावों में मैंने कभी विपक्ष के कैंडिडेट के खिलाफ एक अपशब्द तो छोड़ो, कभी भी कोई बात भी नहीं की, उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया। मैं हमेशा चुनाव में अपनी बात करता हूँ। अच्छा, कि मैंने ये किया और मेरा ये इरादा है, और कभी भी परिवार के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। हालांकि उनकी स्टेज से कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं जो मेरे बारे में वो कह देते हैं पॉलिटिकल बातें थी, वो तो चुनाव के साथ खत्म हो गई। चली गई। लेकिन मैंने कभी मैं अपनी स्टेज से भी किसी को उनके खिलाफ नहीं बोलने देता। मैंने कह रखा है, देखिए किसी को गाली देने से कभी राजनीति आगे नहीं बढ़ती। आपको किस्सा बताता हूँ। 2014 में चुनाव के 2-4 महीने बाद की बात है सर, यही थी मैडम ही मंजू चौधरी जी। मैं जीत गए थे, हार गए थे। इनका एक दिन फोन आया, विधायक जी आपने मेरे एक आदमी की बदली करवा दी। मैंने कहा नहीं मैडम, मैंने तो बिल्कुल नहीं कराई, और मैंने कभी ये राजनीति की भी नहीं कि कर्मचारियों की बदली इधर से करनी। तो इन्होंने नाम बताया कर्मचारी का। मैंने कहा किसकी? बोले वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का था, विक्रम सिंह जब मंत्री थे कोऑपरेटिव। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक ही कर्मचारी आपने बदला है। बोले भाई साहब रूटीन की बदली है। मैंने यार इसको कैंसिल कर दे मेरे कहने से, और मैंने कहा और चाहिए मेरे नाम से बिल फट गया पर मैं मेरा ये कर दे कैंसिल। मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर उसका कैंसिल हो गया। मैंने उनको फोन किया था, मैं मैडम कैंसिल हो गया वो। मैं कभी इस तरह की रखता नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बहुत लंबी बातचीत आपसे की जी। एक मेडिकल कॉलेज है कोरियावास में, जी, और वहाँ एक धरना चल रहा है जी बहुत लंबे समय से, और उस मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण है कहते हैं कि राव तुलाराम जी के नाम पे रखा जाए। तो प्लीज से बताओ उसमें आपका क्या फॉल्ट है? वो मतलब आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के राव इंद्रजीत जी हैं, बीजेपी के डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं, सब कुछ बीजेपी का है, और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बस फिर भी धरना चल रहा है, और लगातार आपको उस पर टारगेट हो रहे हो आप। तो ये कोरियावास मेडिकल कॉलेज की एक बार पूरी कहानी आप बताओ। देखिए जी, मेरा इसमें आप कहते हैं क्या फॉल्ट है आपका? मेरा फॉल्ट तो ये है कि मैं इस कॉलेज को बनाने में मैंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। ये आपका ब्रेन चाइल्ड है? बिल्कुल। मतलब मैंने पहली बार इस कॉलेज के लिए जो डिमांड की थी 2015 में, ओम प्रकाश जी ने एक आपके हल्के में है ना कोरियावास का? मेरे हल्के में। ओके। ओम प्रकाश जी जो नारनौल के माने विधायक हैं, इन्होंने एक रैली करवाई थी ITI के मैदान में नारनौल। उसमें पहली बार मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने डिमांड, मनोहर जी के सामने मैं रखी थी कि ऐसे हमारे यहाँ जयपुर जाते हैं पेशेंट्स, रास्ते में आधे डेथ होती है, सच्चाई है, मेडिकल कॉलेज बनाओ। उस टाइम एम्स का भी चल रहा था मैंने, ठीक है। तो जो राव इंद्रजीत सिंह बोले मेरे बाद में,
तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी भी आर्नोल्ड की मेडिकल कॉलेज तो बाद में देखना, कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले रेवाड़ी के एम्स का फैसला करो। तो मुख्यमंत्री ने फिर उस पर कोई बात नहीं की, मेडिकल खत्म हो गया। उसके बाद में मैं मुख्यमंत्री जी से गैप दे के 2-4-6 महीने का मैं मिला उनसे, और मैं उनको बार बार कहता रहता। बना दो जी। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक बार कहने लगा चलो देख लो उसको। तो खैर उन्होंने फिर फाइल पे, ये ज़मीन कोरियावास गांव की बड़ी अच्छी ज़मीन है, इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 80 एकड़ ज़मीन नारनौल बाईपास से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे ऑन रोड ज़मीन दे दी। कॉलेज मंजूर हो गया। जब यहाँ आई ये बात जिला प्रशासन के पास, अभी कागज़ ज़मीन के लैंड के कागज़ वगैरह भेजो, तो बात पब्लिक हो गई। और फिर उसके बाद मैं रामविलास जी कहने लगे वहाँ महेंद्र जी पाली खोलो, संतोष यादव थी वो अटेली के लिए कहने लगी। वो बात फिर 1 साल के लगभग ऐसे ही लिम्बो में लटकती रही, झूल गई बात। झूल गई। आखिर में वो विधानसभा का सेशन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा कार्यालय में बैठे थे। मैंने उनको जाके कहा कि भाई, उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी वो मेडिकल कॉलेज वाला निपटा लो। कहने लगा भाई ये तो चारों विधायक बैठेंगे तो ही निपटेगा, ऐसे नहीं। मगर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। चारों इधर ही आ रहे हैं, इधर ही। खैर उन्होंने चारों को बुला लिया वहीं, और ओम प्रकाश जी ने संतोष यादव के पक्ष में लिख के दिया था पहले, लेकिन मैंने जब उनसे कहा तो मान गए थे। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बनवा लो। हाँ। तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, तो रामविलास जी ने अपनी बात रखी, संतोष जी ने अपनी रखी, ओम प्रकाश जी कहने लगे जी कोरियास में ठीक है। तो फिर मेरे से पूछने लगे, तो मैंने कहा जी बात यह है कि महेंद्र जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये पहली बात है। कॉलेज महेंद्र जिले में कहाँ बने ये आप फैसला कर लो, ABCD जहाँ भी बनानी है, लेकिन मेरी 2-3 बातें सुन लो। रामविलास जी पाली की बात कह रहे हैं, पाली इंटीरियर में है, 10 किलोमीटर महेंद्र से पाली अड्डा पड़ता है, जाने में टाइम लगता है, 1 किलोमीटर अंदर है। और ऐसी संस्थाएं गांव में इंटीरियर में डेवलप नहीं होती, जो सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो नहीं आते वहाँ। दूसरी अटेली की जो साइट बता रहे थे उसके नज़दीक रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर है, तो उसमें हर 5 मिनट में ट्रेन आनी है, 3 पैरेलल सिंगल फ्री लाइन होनी है आगे। फिर कुल मिला के करके फिर मुख्यमंत्री जी ने कोरिया सहमत करा दिया, सहमति होगी, कॉलेज बन गया। तो इसके नामकरण की पहले कोई चर्चा नहीं थी ना, उस समय पंचायत ने कोई इस तरह की बात कही थी। पंचायत ने ये जरूर कहा था कि जी इस पे हमारे गांव के बच्चों को प्रेफरेंस होना चाहिए, और उसका मैं आज भी हिमायत हूँ। मैंने 2022 में भी 2023 में लिख के मुख्यमंत्री जी को, उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दे रखा है। मनोहर लाल जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी 3-4 बार कहा कि देखो बहुत कीमती ज़मीन दी गाँव ने, उनको बच्चों की प्रायोरिटी तो होनी चाहिए। नाम का जब जिक्र चला, उस टाइम तक राव तुलाराम जी के नाम का कोई जिक्र नहीं था। ओके। गांव के कुछ सरपंच मेरे पास आए, वो कहने लगे जी श्री कृष्ण जी के नाम से इस कॉलेज का नाम रखो। तो श्री कृष्ण जी, हाँ, मैंने कहा प्रस्ताव दे दो। लगभग 100-150 पंचायतों ने प्रस्ताव दिया और मुख्यमंत्री को मैंने भिजवा दिया था। मुझे तो लग रहा था कि भाई शायद मुख्यमंत्री जी इसको मान लेंगे, लेकिन बाद में फैसला जब महर्षि चमन के नाम से फैसला हुआ, जो डोसी की पहाड़ियों पे, डोसी की पहाड़ी चमन ऋषि जी जो, मुझे नहीं पता किस बैकग्राउंड में हुआ, लेकिन ईमानदारी की बात है, मुझे तो महर्षि चमन के नामकरण का तो जब अखबार में आई खबर तब पता चला, तो पता लगा। और इन्होंने अखबार में आते ही नारनौल की गौड़ सभा ने माननीय ओम प्रकाश जी का, माननीय रामविलास जी का धन्यवाद किया। अच्छा जी, कि भाई इन्होंने ये रखवा दिया, धन्यवाद करते हैं। मुझे भी कोई इस बात में कोई एतराज़ नहीं था, मैं चुप रहा। 1.5 साल बीत गया उसके बाद में, जब तो ना ओम प्रकाश जी ने कहा कि भाई धन्यवाद, मैं इसको धन्यवाद स्वीकार नहीं करता या गलत हो गया, कुछ नहीं कहा। रामविलास जी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। रामविलास जी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। 1.5 साल बाद में अब ये जो पंचायतों के चुनाव जब हुए, तो नए सरपंच बना, तो नए सरपंच ने ये मुहिम शुरू की, धरना हो गया, धरना शुरू किया। मुझे कोई ज़्यादा, मैंने कहा कोई नहीं, इनका राइट है। आप तो चुनाव में मतलब आप लूज भी कर गए थे। हाँ, चुनाव तो आपका तो मैंने कहा अब इनकी राइट है ये, अगर मान लो ये इस बात की डिमांड करते हो, डिमांड रखना तो हर एक का, किसी का भी राइट हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ना
उस धरना स्थल पे ये चर्चा होने लगी कि भाई अभय सिंह ने रखवाया नाम और वो नहीं होने देना। अच्छा अच्छा। तो इस बात को देख के मुझे कुछ लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो बाद में तो चीज़ें सारी क्लियर ही हो गई कि ये तो धरना मेरे खिलाफ है। हारे हुए कैंडिडेट के खिलाफ धरना चल रहा है। मतलब आप ही बताओ कि जो आदमी चुनाव हार गया अब, और हेल्थ मिनिस्टर जहाँ है, हेल्थ मिनिस्टर के महकमे का मेडिकल कॉलेज है, कोई हारा हुआ एमएलए, मतलब उसका इतना वजूद हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर के फैसले ना करने दे? और नाम बदलना, उनको बदल दो, कौन रोक भाई रहा है? मैं कहता हूँ कि लेके फाइल जाए मुख्यमंत्री के पास, जी कर दो ये फैसला, तो बदल दो नाम। कौन रोकता है? आपको राव तुलाराम जी के नाम पे आपको क्या आपत्ति हो सकती है? मैं कहता हूँ कभी नहीं हो सकती, हैं? कभी नहीं हो सकती। मैंने नांगल चौधरी में राव तुलाराम, एक गुस्ती सबसे बड़ा चौक है, उसका नाम मैंने राव तुलाराम चौक रखवाया है। मैं तो इन बातों में बड़ा लिबरल हूँ। एक वो चौधरी फूसाराम जी के गांव को रास्ता जाता है, मैंने उसका नाम चौधरी फूसाराम मार्ग रखवाया था। वो तो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, ये उनकी सामाजिक एक स्थान है। चौधरी फूसाराम ने काम किया है, 3 साल 3 बार एमएलए रहे, उनका एक स्थान है, होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मतलब मेरी आप गए उधर कभी, धरने पे गए थे? ना, मैं धरने पे मैं क्यों जाता, मैं किस लिए जाता? वो नहीं तो फिर मतलब आप जैसे कोई ये भी छाप देते कि अभय सिंह यादव भी धर्मेंद्र को समर्थन दे रहा है। एक लेकिन गतिरोध दूर कैसे होगा? पता नहीं, तो सरकार जाने, सरकार करें, ये जाने, इनका हेल्थ डिपार्टमेंट है बेसिकली, तो मंत्री जाने, सरकार जाने, मुझे तो इस बात अभी 100 सीटें भी उनको मिली हैं। हाँ 100 सीटें मिले। मैंने उसका मैंने उनका उसके प्रयास की सराहना की, मैंने धन्यवाद किया। मैं अच्छा, अच्छे काम के लिए हम किसी को मतलब वो नहीं करते। दरअसल धर्मेंद्र जी बात ही है, आप अगर अहिरवाल की राजनीति को देखोगे ना, तो पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं, नक्सल में मैं बताऊं, आप हो सकता है मेरी बात कुछ ज्यादा लगे, हमारे माननीय राव साहब है ना, इनमें अहिरों में से इनकी इच्छा के खिलाफ सरपंच और नंबरदार बनते तो बर्दाश्त कर सकते हैं ये। अच्छा जी। इससे ऊपर कोई अहिर इनकी इच्छा के खिलाफ एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरे बारे में तो चलो कुछ भी कह लें, विक्रम और डॉक्टर बनवारी को तो इन्होंने मंत्री बनवाया था, और इनके पैरों के हाथ लगाते हैं। उनका भी क्या हाल है आज देख लो। हमारे सीताराम जी अटेली वाले दोनों हाथों से पैरों के हाथ लगाते थे, उसका क्या हाल कर दिया देख लो। हम कम से कम अपने आत्मसम्मान से तो रह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी चलो काफ़ी दिन पड़े हैं, लेकिन आप तो पत्रकार हो, आप महेंद्रगढ़ जिले में कैमरा घुमाओ, एक सर्वे करो। आज भी मेरा काम जो है ना लोगों के दिलों में है। मैं चुनाव हार गया, लेकिन लोगों के दिलों से मैं भी नहीं निकला हूँ। यही चिंता का विषय है, इसीलिए धरने पे मेरा नाम दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स में हाँ, कहते हैं सब कुछ जायज है। नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस तरह से ना कभी भी, चाहे राजनीति हो चाहे नहीं हो, एक हो ना जिसका राम रुखाड़ा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं है, कोई किसी के मारने से कोई मर नहीं सकता, किसी चाहने से। तो अभी रहते कहाँ पे आप? मैं जी नारनौल में रहता हूँ। नारनौल में, ओके। मैंने 1990 में ये फैसला किया था कि मुझे नारनौल में रिटायरमेंट के बाद में रहना है। अच्छा जी। तो उस टाइम एक प्लॉट ले लिया था मैंने शहर में, नारनौल में? नारनौल सिंघाड़ा रोड पे। अच्छा। हुड्डा का सेक्टर इसकी जस्ट एंट्रेंस पे है। अच्छा जी। एक्चुअली ये उसका पार्ट था, बाद में रिलीज करवा लिया था। ओके। तो रिलीज प्लॉट है। रहते हैं हल्के में दिल्ली जाना आना सब? हल्के में तो ऑलमोस्ट डेली जाता है, तो लोग आते रहते हैं। संपर्क, पढ़ाई लिखाई चल रही? पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखा रहा हूँ। मैंने एक शुरू की थी, एक्चुअली मैं लिखना चाहता था ये जो गाँव की जो ओल्ड कल्चर थे ना, पुरानी जो लाइफ थी गाँव की, वो तो देखी आपने? देखी? हाँ मैं देखी, इसीलिए तो मैं लिखना चाहता था। पुरानी जो आप लोग और हम जैसे उस पीढ़ी के लोग हैं जी,
जिन्होंने बिना टेलीफोन की जिंदगी भी देखी है मैं ना कई बार और इंटरनेट वाली भी देखी मैं है। कई बार जब ये दरी वरियों में बैठने जाता हूँ, कई बार कोई बुजुर्ग आदमी एक्सपायर हुआ है तो लाइटर वेन में लोग बात करने लग जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बीमारियों का जब जिक्र चलता है ना, पहले ये बीमारियां जो आज तक जो मॉडर्न डिजीज हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये ब्रेन हेमरेज है, पहले बहुत कम होती थी। हार्ट थी अटैक नहीं जी, हादसा इतना करते। मैं यही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा यार पहले ना रात को 12-12 बजे तक गाँव में जो कुछ एक जगह होती थी जहाँ 10-15 लोग हुक्के पे इकट्ठे होते थे और वो लेट तक हंसते रहते थे जोर जोर से, और मतलब 200-300 मीटर दूर तक उनकी हंसी सुनाई देती थी। बिल्कुल जी। तो वो कभी बीमार नहीं होते थे। अब लोग बैठे रहते हैं ना, अब आजकल ये है कि आप गाँव के वहाँ जाओ, ताशों के ग्रुप आपको बैठे मिलेंगे, बात नहीं करते। लेकिन वो ये ऐसे करके वैसे यूं डाल दिया, फिर उसके बाद में बैठ जाते हैं। वो पता तो नहीं एक कहाँ बार रामकिशन फौजी जी बता रहे थे मुझे, बोले मैं किसी गांव में गया और मैंने कहा भाई 2 मिनट मेरी भी सुन लो। हाँ। तो बोले यार 2 पत्ते रह रहे हैं फौजी, बाद में सुना। तो वो अब हंसी गायब हो गई। हाँ। मैं संडे को एक एपिसोड आता है मेरा, हर संडे। अच्छा। वो है हरियाणा की लोक कथाओं पे और किस्से गाने कहानियों मैंने पे। सुने 1-2 आपके। तो वो जब एपिसोड शुरू हुआ ऐसे मजाक में, क्योंकि मैं अपने दादा के साथ बैठता था और मुझे सैकड़ों लोक कथाएं याद हैं, किस्से कहानियां याद हैं। वो मैंने सोचा था 5-7 एपिसोड बना के देखते हैं वही लोग। अब मैं देखता हूँ लाखों लोग सुनते हैं जी। नहीं बात ही वो ये अब ये आजकल ये लग्जरी है इन कथाओं की। बोले जी सोची भी नहीं थी कभी इतना दोबारा से हंसने का मौका मिल जाएगा। पहले हटते थे। बिल्कुल नहीं, वो हंसी आती थी उन बातों में, मतलब ह्यूमर, नेचुरल ह्यूमर बहुत था। एक्चुअली बेसिकली हरियाणा में चाहे आप हिरवाल लगा लो, भांगर, खादर, सब कुछ लगा लो, लाइफ तो एक ही थी। लोग सारे यहाँ के बढ़िया थे, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया लोग थे। और मैं तो धर्मेंद्र जी बचपन की यादें आती है ना कुछ, मतलब क्या मस्ती थी। लिखना चाहिए आपको आर्ट एंड कल्चर पे। मैं ना ये रथ गाँव में बारात में ले जाते थे। एक आदमी होता था गाँव में रथ। हाँ, तो हमारे यहाँ रथ होता है। तो मेरी बुआ के बेटे जो मैं बता रहा हूँ तो रहते थे हमारे, वो अच्छे बैल रखते थे। रथों को ना, जो बारात जहाँ पहुंच जाती थी ना गंतव्य पे, तो गोरा कहते थे उसको, गोरे पे दौड़ लगाते थे। इनकी दौड़ होती थी पशुओं की, रथों की, बैलों की, ये गाड़ियों की। तो मैं उनके छोटा था तब से वो मेरे से प्यार करते थे। मेरे को वो रथवान के पीछे जगह होती है ना, वहाँ मैं बैठा रहता था उनसे। तो मेरी याद है बचपन की, क्या दौड़ते थे बैल, रेत उड़ती थी और जोर जोर से किलकारियां होती थी। ये देखो मैंने यहाँ एक फोटो लगा रखा है, ये गोदुली का, शाम को जब आते थे बैल लिए हुए। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ। ये सीन आमतौर पे होते हैं, देखो दादी वो वहाँ पे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल होते। तो मतलब वो वंडरफुल नज़ारा होता था। चलिए डॉक्टर साहब बढ़िया है, चलती रहती है पॉलिटिक्स हाँ नहीं, वो कोई बात नहीं, चलती रहती है। और मैं बेसिकली इंसान को इतना बंद खिड़कियों वाला नहीं होना चाहिए कि वो उसमें ताजी हवाएं आना बंद हो जाए। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं कहता हूँ कि हमेशा आदमी को खुल के बोलना चाहिए, खुल के जीना चाहिए और खुल के रहना चाहिए। और बात ये कि तो चलती रहती है, लाइफ है। लेकिन आदमी को ना अपना आत्मविश्वास आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाभिमान से समझौता नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है डॉक्टर साहब। हाँ नहीं, और फिर देखिए मैं कहता हूँ नेचर सब प्लान्ड हर चीज की व्यक्ति के लिए। मैं तो ये मेरे फर्म फेथ है कि कुदरत को जो आपसे करवाना है वो करवाएगी, नहीं करवाना नहीं करवाएगी। तो क्यों बिना काम के चक्कर में। बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, और लंबा समय लिया और अच्छा लगा बातचीत करके। कहीं ऐसा नहीं लगा कि तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई हमारी बातचीत में, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं। और यही खूबसूरती है जी संवाद की, यही अच्छी बात है कि हम अपने मन की बात कह दें और सामने वाला अपने मन की पूछ ले, यही बेस्ट आदर्श स्थिति है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू।